हो गया। टू पॉइंट वन तो हो गया था अपना, 2.2 भी हो गया था, 2.3 करना है। अब देखिए इसमें क्या है। एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई। अभी तक के जो प्रॉब्लम थे वो थे रॉ मटेरियल के बारे में, और सप्लाई हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स करते हैं, रॉ मटेरियल नहीं करते, है ना। तो ये सप्लाई के बारे में है। तो वी वांट टू प्रोड्यूस 24,000 बेरिंग्स पर एनम टू वाई लिमिटेड, मतलब ये वाई लिमिटेड कंपनी को सप्लाई करेगी ऑन स्टेडी बेसिस। स्टेडी बेसिस का मतलब एक साथ 24,000 नहीं देने, हो सकता है कि महीने के 2-2 हज़ार, या हो सकता है महीने हफ्ते के 500-500 ऐसा देना है। ठीक है। तो क्या करते हैं, जो बल्क परचेसर रहते हैं, जैसे अपन ने देखा था वो मारुति का 1 लाख कार बनानी है तो 5 लाख टायर लगेंगे। अब वो 5 लाख टायर एक साथ खरीदेंगे और गोडाउन में रखेंगे तो जगह कितनी लगेंगी, पैसा कितना। अब 1 लाख एक दिन में तो लगने वाले नहीं। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हम आपको महीने महीने के या हफ्ते हफ्ते के ऑर्डर प्लेस करते जाएंगे। एक बार कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया, रेट पक्का हो गया, फिर आपको साल भर सप्लाई करते रहना है। ठीक है। तो वो हम बोलेंगे आपको भेजो, भेज देने का, भेजो भेज देने का। दैट्स हाउ इट हैपेंस। इट्स कॉल्ड एज रेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, रेट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे बड़े बड़े सप्लाईज में रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर वैसे ये 24,000 बेरिंग सप्लाई करने हैं ऑन स्टेडी बेसिस, मतलब एक साथ 24,000 नहीं देने हैं, थोड़े थोड़े देने हैं, जैसा वो कंपनी मांगेंगे वैसा, यूनिफॉर्मली। स्टेडी बेसिस का मतलब यूनिफॉर्मली, यानी साल के 24,000, तो महीने के 2,000, तो हफ्ते के 5-5 हज़ार, इस तरह से, या 1-1 हज़ार, 2,000 का, नहीं 2,000 का 1/4, 500-500 ऐसा। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट, इट कॉस्ट 10 पैसा एज एन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ। तो ये जो है अपना ये आय है। हम आय को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये क्या दिया है, 10 पैसा पर यूनिट पर मंथ दिया है, तो इसको पर एनम करना पड़ेगा ना। तो ये होगा 0.10 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू ₹1.2 पर यूनिट पर एनम। ये समझा, क्योंकि हमारा आय क्या है, पर यूनिट पर एनम है, इसलिए। ठीक है। अब इसका 1.2 का मतलब हुआ कि एक बेरिंग हम बना के हमारे ही गोडाउन में रख देते हैं, 1 साल तक वो पड़ा रहता है, तो ₹1.20 उसका ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट आता है। कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट ने, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ द बेरिंग मैन्युफैक्चर इज 324। अब सेटअप कॉस्ट ने क्या होता है, तो कोई भी मशीन, जैसे बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, तो बेरिंग तो अलग अलग शेप साइज के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो यू डोंट हैव द मशीन, सेपरेट मशीन फॉर एवरी टाइप ऑफ बेरिंग। आपके पास एक ही मशीन रहेगी, जिसको आप सेट कर दो, तो जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है, रिक्वायर्ड डिजाइन है, उसके बेरिंग वो प्रोड्यूस करेंगी। आर यू फॉलोइंग। तो उसको जो तैयार करना है, जैसे मान लो कि आपका 5 सेंटीमीटर डायमीटर का बेरिंग है, तो 5 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट बेरिंग आपको बनाना है, तो इसके लिए पहले आपको उसको सेट करना पड़ेगा, कोई एडजस्टमेंट होंगे मशीन के। ठीक है, वो सेट करना पड़ेगा। अब सेट करने में आपने सेट किया 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, अब 2-4 बना के देखेंगे तो वो एग्जैक्ट 5 के नहीं आएगी। हो सकता है 4.5 सेंटीमीटर आ गया, या 4.8 सेंटीमीटर आ गया, तो फिर आपको फिर से रीएडजस्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। फिर रीएडजस्ट करके फिर एक दो बना के देखे, तो ये हो गए 5.1 वगैरह, फिर एडजस्ट करो, और फिर एग्जैक्ट जब 5 सेंटीमीटर आएगा तो मशीन का एडजस्टमेंट परफेक्ट हो गया। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इस दौरान जो मटेरियल वेस्ट होता है, क्योंकि सामने वाले ने तो 5 सेंटीमीटर डायमीटर के मंगवाए, और आपने तो कुछ 4.5 बनाए, कुछ 5.1 बनाए, ये कुछ काम के नहीं आएंगे आपके, तो ये वेस्ट होगा ना आपका। तो इसके लिए जो मटेरियल, लेबर, पावर वेस्ट हो गया, वो सब आता है सेटअप कॉस्ट में। यानी मशीन सेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, उसको सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। समझाए। और उधर जैसा ऑर्डरिंग कॉस्ट रहता है, इधर वैसा सेटअप कॉस्ट है। उधर मतलब
रॉ मटेरियल में ऑर्डरिंग कॉस्ट रहता है, वैसा सेटअप कॉस्ट मतलब क्या, वहाँ एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए मान सौ 200 रुपये खर्चा आता है, तो वो 200,000 रुपये खर्चा करने के बाद आप कितने भी मंगवाओ ना एक ऑर्डर में, 100 200 500 कितने भी मंगवाओ, वैसा एक बार मशीन सेट करने के लिए 224 रुपये खर्चा आएगा। और एक बार सेट हो गई कि आप जितने चाहे बना लो, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हम एक बार सेट कर लिया कि बहुत ज़्यादा यूनिट बना लेंगे, ऐसा हम चाहेंगे। अब बहुत ज़्यादा बना लेंगे तो क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा बहुत कम बनाएंगे तो क्या होगा, बार बार सेटअप करना पड़ेगा, तो 324 और बढ़ते जाएंगे, बराबर है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि सेटअप कॉस्ट बचाने जाओगे, इसलिए कम यानी ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन एक साथ करोगे तो वो फिनिश गुड्स पड़े रहेंगे गोडाउन में, तो उसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेंगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, बार बार सेटअप करते हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेंगी। तो ये अपने को दोनों में से एग्जैक्ट ऐसा फिगर निकालना है, मतलब कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करें, सो दैट सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट ये मिनिमम हो जाए। तो इट इज सिमिलर टू रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में हम जिसको एनुअल कंजम्पशन बोलते थे, उसको यहाँ पे एनुअल प्रोडक्शन बोलते हैं। तो सिंबल वही रहेगा, ए एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन। अब एनुअल प्रोडक्शन कितना आपका, 24,000 यूनिट्स, बराबर है ना। फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट लिख दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ओ बोलते उधर, इधर उसको सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। सेटअप कॉस्ट ये है ₹324 पर सेटअप। सेटअप समझा ना आपको, पर सेटअप यानी मशीन को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन के लिए तैयार करना, उसको बोलते हैं सेटअप, ठीक है। तो हो गया सेटअप कॉस्ट। फिर आपको क्या चाहिए, ए फॉर्मूला क्या है हमारा, √2AO/I, वही फॉर्मूला अभी लगेगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे EOQ के बजाय उसको बोलते हैं EBQ, EOQ के बजाय बोलते हैं EBQ, मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बैच मतलब एक बार मशीन शुरू कर दिया तो हम कितने बनाएंगे एक साथ, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आपने कभी समोसे खाने गए होंगे गरम गरम, ब्रेक में गए होंगे ना, जैसे मान लो 9 से 9:30 ब्रेक है, 9:30 बजे दूसरी क्लास है आपकी, ठीक है। तो समोसे वाले के पास जाते हो, अब वो बोलता है कि ठहरो 10 मिनट या ठहरो 15 मिनट, तो वो क्या करता है, आप बोलेंगे अरे मेरे को तो दो ही होना ना, तू फट से दो बना, कढ़ाई में डाल, फट से तल के दो दे दे मेरे को। तो बोलता नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपना करते बैठता और लाइन से लगाते बैठता और ट्रे में, और उसका जो भी बैच साइज है 100 150 200 का जो भी है, वो 100 हो गए, उसके बाद एकदम 100 डालता वो कढ़ाई में, और फिर वो एकदम 100 तलने के बाद फिर आपको देता। तो उसका क्या बैच साइज ठहरा है कि मैं एक साथ 100 ही बनाऊंगा, दो दो चार चार नहीं बनाऊंगा। फिर वो एक बैच समोसे की निकालता, उसको घाना बोलते वो लोग, एक घाना, अपन उसको बैच बोलते हैं, एक लॉट। तो समोसे का एक लॉट निकालेंगे 100 समोसे का, फिर 100 कचौरी का निकालेंगे, फिर 100 आलू बंडे का निकालेंगे, डिपेंडिंग अपॉन उसका सेल कैसा चलता है। आर यू फॉलोइंग। तो वो एक वगैरह नहीं तलता है, तो मतलब वो बैच साइज। आर यू फॉलोइंग। या जैसे मान लो आपको किसी महाराज जी से लड्डू बनवाने के है, उसको बोलो कि मेरे को आधा किलो लड्डू बना के दे, वे बोलते तो आधा किलो नहीं बनाता, कम से कम 5 किलो लेना पड़ेगा। क्यों, तो उसको पुराता नहीं ना, वो ये आधा किलो नहीं 1 किलो करना पुराता नहीं उसको। तो वो क्या करता है, बोले कम से कम 5 किलो होगा तो मैं बना के देता, नहीं तो नहीं बना के। तो मतलब वो बैच साइज हो गया उनका, तो somehow they have कैलकुलेटेड कि भाई उनके लिए कितना सस्ता, कैसा सस्ता पड़ता है, वैसा ये बेरिंग का है। तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ। रॉ मटेरियल के लिए क्या था, EOQ। बात एक ही है, देखो आई वही है, ए वही है, ओ वही है, सब वही है, सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा, जहाँ एनुअल कंजम्पशन बोलते थे क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे एनुअल प्रोडक्शन बोल रहे हैं। फिर वहाँ एक बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ता, यहाँ पे एक बार मशीन सेट करना पड़ता, वहाँ जिसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बोलते थे, यहाँ पे सेटअप कॉस्ट पर सेटअप बोल रहे हैं। फिर EBQ का फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला वही है, 2AO/I।
अपॉन आई। ठीक है, तो बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालना है आपको। अंडर 2, ए कितना है 24,000, ओ कितना है 324, डिवाइडेड बाय आई 1.2। तो देखिए 2 इंटू 2400 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 1.2 और अंडर रूट दबा दो, तो कितना आता है 1138। ऐसा कुछ आ रहा क्या कि कैलकुलेटर मेरा गलत हुआ? ठीक, मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ। 2 इंटू 2400 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 1.2 अंडर रूट 1138 आ रहा। मेरा कैलकुलेटर क्या गड़बड़ हुआ क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाय 24,000 बराबर है, शायद मैंने 2400 किया, मल्टीप्लाइड बाय 324 डिवाइडेड बाय 1.2 और अंडर रूट। हाँ अभी आ गया, मैंने 2400 दबाए होंगे, तो ये आ गया 3600 यूनिट्स या बेरिंग्स, मतलब यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप 3600 यूनिट्स एक साथ, यानी जब भी मशीन सेट करोगे, एक बार सेट कर लिया 324 खर्चा हो गया कि 3600 बेरिंग बना के रख दो, और वो बोलता है कि स्टेडी सप्लाई करो, तो बोलेगा हफ्ते के 500 भेजो, भेजते जाएंगे 500 500 500 भेजते जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो फिर से एक बार मशीन सेट करेंगे और फिर से एक बार 3600 बनाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपका सेटअप का कॉस्ट और जो बेरिंग आपके पास पड़े रहते जो डिस्पैच नहीं हुए उसके ऊपर की कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये टोटल इसकी मिनिमम आएगी। दैट इज द आइडिया, समझा? तो ये पहला पार्ट हो गया। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और ऑप्टिमम रन साइज। रन मतलब एक रन मतलब एक बैच, एक घना। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका पहला। दूसरे में क्या पूछ रहा है? अश्यूमिंग दैट द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बेरिंग्स पर रन, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन साइज सजेस्टेड बाय यू इन वन अबाउट। मतलब कम से कम तो आएगा 3600 बनाने से, अब वो बोलता है कि हम 6000 बनाएंगे, तो 6000 बनाएंगे तो फिर ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो कितनी कॉस्ट लगेगी? तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे कल बनाया था अपन ने, याद है ना एक्स्ट्रा कॉस्ट। कल उसको बोला था लॉस टू द कंपनी, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा लॉस होगा ना। आज उसको पूछ रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट, बात एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो फिर एक टेबल बनाना पड़ेगा अपने को इस तरह से। बनाइए टेबल। ठीक है, अभी आपको दो में चेक करना है। एक तो 6000 उसने बोला है कि हम 6000 बनाएंगे, बनाना चाहिए कितने उसने? 2400 बोल रहा। हाँ 3600 बना रहा, कितना? 6000। तो ठीक है ना, दो के लिए कैलकुलेट करो। तो Q इज इक्वल टू 6000 जो उसने बोला है वो। अब और एक रहेगा Q इज इक्वल टू EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू 3600। अब ये दोनों के लिए ये टेबल कंप्लीट करना है आपको। देखो सेटअप कॉस्ट तो मालूम है, एक बार 6000 बनाएंगे, टोटल 24000 बनाना है, तो 4 बार सेटअप होगा। समझ रहे? कॉमन सेंस रखो। 24000 बनाने हैं, 6000 एक साथ, तो 4 बार बनाना पड़ेगा, 4 इंटू 324। तो वही फार्मूला फॉर्म में दिया है आपको। क्या दिया है फॉर्मूला फॉर्म में? A/Q, ए है 24,000 डिवाइड बाय 6000, 4 बार सेटअप करना पड़ेगा, एक बार की कॉस्ट आती है 324, मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 324, 1296। फिर एवरेज इन्वेंट्री Q/2, मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई। आई कितना है 1.2,
तो 1.2 इंटू 3000, तो ये आता है 3000, 3600। फिर इसकी टोटल ये आती है 4896। सिंपल है, कोई डाउट है तो पूछिए। फिर इसके बाद यदि हम 3600 बनाते हैं तो क्या होगा, तो ए बाई क्यू मतलब 24,000, 24,000 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 324। 24,000 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 324, तो ये आ जाता है 2160। आ रहा क्या, देखो कि नहीं आ रहा। अब इधर कैरिंग कॉस्ट क्यू बाय 2, 3600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.2, तो ये भी आना चाहिए उतना ही। 3600 का आधा है 1800 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। क्यों इक्वल आ रहा, हमें पता है, क्या पता है, एट यू क्यू कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होते हैं, याद है क्या। तो वो आ गया इक्वल, देख लो आप और टोटल कर लो, ये आ गया 4320। यानी हमारी सुनता है तो कॉस्ट आएंगी 4320 साल की, और अपने मन से 6,000 बनाता है तो 4896। तो ज़्यादा कितना लग गया, -4896, 576। तो मतलब पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कंपनी। तो आप देखो बराबर स्टेटमेंट लिखना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कंपनी, पूरे मार्क चाहिए तो इस तरह से आपको इसका प्रेजेंटेशन होना। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कंपनी इज इक्वल टू ₹576 आंसर। इस तरह से आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन को 8 मार्क होंगे तो 8 से 8, या 10 होंगे तो 10 में से 10, 10 में से 5 इधर, ये 3600 निकालने के लिए, पहले के लिए और उसके लिए। फिर आगे तक तीसरा पार्ट पूछा है उसने, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर को समझा नहीं, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, हेलो हो, नहीं समझता बहुत बार एग्जामिनर को भी। व्हाट इज द मिनिमम, अब बताओ मेरे को, मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट कब आएंगी, जब आप कुछ भी गोडाउन में नहीं रखेंगे, जितने का ऑर्डर आया उतना ही बना के भेज दो, खत्म। मतलब डोंट कीप एनीथिंग इन स्टॉक, डोंट कीप एनीथिंग इन स्टॉक। तो ऑर्डर कितने का आएगा उतने का बनाओ बस, बाकी मत बनाओ। जैसे समोसे वाला, उसके पास कस्टमर आएगा, बोलेगा 6 समोसे दो, 6 तल के दे देगा, नो होल्डिंग कॉस्ट, कुछ बचेगा नहीं उसके पास। वैसा, तो ये मिनिमम तो शून्य होगा, कुछ रखो ही मत स्टॉक में, जितना आएगा, जितना ऑर्डर आएगा उतना ही बनाओ और भेज दो, कुछ भी रखो मत स्टॉक में, तो आंसर तो शून्य होगा उसका, अर्धम होगा कि नहीं, नहीं समझे। जैसे किसी ने बोला भाई हम कितना प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कम से कम रहेगा, बोले कुछ भी मत बनाओ, कॉस्ट कम से कम रहेगा, बराबर है कि नहीं। तो ये कोई सेंस नहीं ना, ये क्वेश्चन गलत बनाया है एग्जामिनर ने, बट एग्जाम का है तो हमें डालना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, बोले चलो उसकी गलती हो गई होंगी, उसको माफ करो। तो क्या करते भाई, दो में कौन सा कम है वो आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट 6,000 के लिए कितना है, 3,600 है, और 3,600 के लिए कितना है, 2,160। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो हम बोलेंगे मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 2,160, बट आउट ऑफ दिस टू, ऐसा बोलेंगे हम। क्योंकि क्या है, आप 3,600 के बजाय 2,000 बनाते तो होल्डिंग कॉस्ट और कम आती ना, कि नहीं आती, आती। 500 बनाते तो और कम आती, 500 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2। एक बनाते और कम आती, तो उसको कोई सेंस ही नहीं ना भैया मिनिमम का। तो इसका पूछने का शायद मतलब ये होगा कि ये दो में कौन सा मिनिमम है, ऐसा हम मानते हैं। अब एग्जामिनर
है, वो भी सीए एग्जाम का एग्जामिनर है, वहाँ पे कोई चलती नहीं किसी की, मतलब गलत भी क्वेश्चन रहा तभी भी वो मानते नहीं। वो इंस्टीट्यूट का है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्वेश्चन गलत आते हैं एग्जाम में, बहुत बार। जैसे आपने ऑब्जर्व टाइप किए होंगे, उसमें कभी कभी दो दो क्वेश्चन सही, दो दो आंसर सही रहते, फाउंडेशन में, मैथ्स में पर्टिकुलरली दो दो सही रहते, फिर अपन ए और डी सही है, अपने डी को टिक मारा और उसके सॉल्यूशन में ए लिखा है, तो अपने को -1/4, तो वो कोई उपाय नहीं उसके लिए। उसको वो, एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि पूरा उसने वो, इसका क्वेश्चन था रेशियो, सॉरी, वरांस एनालिसिस का, कॉस्टिंग में, और उसने पूरा प्रॉब्लम दे दिया, और और पूछा सब उल्टा उल्टा कैलकुलेशन करने को, उल्टा रिवर्स प्रॉब्लम था, पूछा। अब वो बच्चों को आया नहीं, तो वो क्लास वो सीधा वहाँ से सेंटर से मेरे घर आए पेपर खत्म होने के बाद, बोले सर ये प्रॉब्लम करके बताओ। तो मैंने लिया, उठा के किया, फिर मेरे ध्यान में आ गया कि इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया, जमा नहीं, मैंने बोला अभी इसमें जो है ना प्रॉब्लम में रिवर्स कैलकुलेशन पूछ रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन दिया नहीं है उसने, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना यूनिट्स है ये दिया ही नहीं। तो बोला ये जब तक मालूम नहीं तब तक ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते। फिर सजेस्टेड आता है ना एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद सजेस्टेड आता है, तो आई वाज आल्सो क्यूरियस कि भाई कैसा किया उसने, लेट अस सी। वो सजेस्टेड आया तो पहली बार पहला वही क्वेश्चन में निकाल के देखा सॉल्यूशन, पहली लाइन में लिखा था उसने, इट इज अश्यूम दैट द प्रोडक्शन इज 3600 यूनिट्स। तो हमें क्या स्वप्न आएगा क्या, बताओ। ठीक है, तो अब हो गया क्या, उसका मिस हो गया वो एक लाइन, एक लाइन मिस हो गया, प्रिंट करना या लिखना भूल गया वो, हो गया। अब उसको आर्ग्यूमेंट करेंगे इंस्टीट्यूट के साथ कि भाई हमको इसके पूरे मार्क होना। अपने 12वीं 11वीं यूनिवर्सिटी में कैसा रहता, क्वेश्चन में एक भी मिस्टेक है और आपने वो क्वेश्चन नंबर भी डाला है पेपर में, पूरे मार्क मिलते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, उनको आर्ग्यूमेंट करेंगे तो क्या बोलते, तुमको समझ गया था ना कि ये पॉइंट, ये डेटा मिसिंग है, तो आपने मान लेना था, कुछ भी 2000 5000 कुछ भी मान लेना था और करना था प्रॉब्लम, हम आपको मार्क देते थे। तो बताओ, तो ये इंस्टीट्यूट का रवैया है। तो इसलिए ज्यादा उनको बोलेंगे तो बोलते भाई पासिंग मार्क कितने, 50 है ना, 100 तो नहीं है ना, तो ठीक है ना, हुआ गलत तो क्या हुआ, लेकिन वो अपनी गलती मानते नहीं। पहली बात, दे आर वेरी अरोगेंट, दे डोंट लिसन, एंड व्हेन यू बिकम सीए यू आल्सो विल बिकम सेम। बाय एंड लार्ज आई हैव सीन, बाय एंड लार्ज आई हैव सीन थ्रू आउट माई लाइफ, सीए लोगों को ईगो बहुत ज्यादा रहता है। आर यू फॉलोइंग? बहुत सारे सीए लोग देखे, भयंकर ईगो रहता है। अब जैसे जैसे मार्केट में ज्यादा लोग होते जा रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा वो ईगो कम होते जा रहा, लेकिन पहले तो इतना था, अरे बाप रे, कुछ पूछो मत। मेरा दोस्त था, वो एक फॉर्म में आर्टिकलशिप करता था, मैं दूसरे फॉर्म में आर्टिकलशिप करता था, तो वो बीमार हो गया, तो उसका बॉस है ना एकदम ऐसा खतरनाक समझा जाता था। रमेश चांडक नाम था उसका, रमेश चांडक एंड कंपनी, सीनियर थे बहुत। ठीक है, बहुत खतरनाक समझा जाता था उसके, यानी चेम्बर में उसके एम्प्लॉय बोलो, उसका खुद का भाई उसके अंडर सीए करके ही काम करता था, पार्टनर करके, लेकिन वो डरते थे उसके रूम में जाने के लिए, चेम्बर में जाने के लिए, इतना टेरर था। ठीक है, हमारे जो कलीग थे राठी सर, वो उसके रिलेटिव थे, उनके घर में फ्लैट में जाते थे, वो बोलते थे अरे वाह वो टेरर है, बोले उसके घर जाओ, वो दोपहर को सोया होगा तो अपने को ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठना पड़ता वो आने तक के। तो ऐसा ही वो, अब वो बीमार हुआ, हमारा स्टूडेंट, हमारा दोस्त था वो, तो वो उसने बोला, तब वो मोबाइल वोबाइल थे नहीं ना, बोले जाके वहाँ पे बोल दे बोले उसको कि वो आ नहीं रहा करके। तो मैंने गया अभी, और अब अपने को क्या, अपन थोड़ी फिक्र करते हैं, उसके थोड़ी आर्टिकल थे, घुसे उसके चैम्बर में और बोला सर वो आपका आर्टिकल है ना, सुना है, वो नहीं आ रहा, आज बीमार है, टेम्परेचर है उसको। तो मेरे को ही डांटने लगा कि अरे ऐसा ऐसा होता क्या, फिर आज उसको ऑडिट में जाना था, ऐसा था वैसा था, ऐसे कैसे बीमार होता। अरे बोले सर अब मेरे को क्यों बोल रहे हैं, आई एम नॉट योर आर्टिकल, आई एम जस्ट अ मैसेंजर, आई एम गिविंग यू मैसेज, डोंट स्कोल्ड मी, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय। थोड़ा ऐसा लाल हुआ कि भी किसी ने उलट के बोला उसको करके, ऐसा था। तो इतना मतलब क्या क्या काय का ईगो है भैया,
क्योंकि पहले लोग बहुत कम सीए बनते थे ना, तो बहुत भयंकर चढ़ती थी इधर। ठीक है, तो ये सीए इंस्टीट्यूट में वैसी है, सारे एरोगेंसी भरी हुई है पूरे लोगों में। चलो देखो, तो अपन ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमारे संस्कृत में कहावत है, विद्या विनयेन शोभते, यानी विद्या जो है, एजुकेशन जो है, वो विनय के साथ शोभा देता है, अरोगंसी के साथ नहीं। ये समझ लो। बट अब इतना समझेंगे तो हो गया ना काम। इसका मेन कारण ये भी रहता था पहले, जितना बुद्धि का लेवल है उससे ज्यादा पैसे मिलते थे सीए को। समझ रहे क्या? जो लेवल है आईक्यू का और बुद्धि का, उससे ज्यादा पैसे मिलते थे ना, तो इसके चलते ईगो ज्यादा हो जाता था। चलो अभी आजकल थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब पैसे कम मिलते हैं, ज्यादा हो गया ना सीए पास इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री हो गया, तो उसको तो लिखना ही काम है। बाकी क्या लिखेंगे? मिनिमम लिख दीजिए, मिनिमम इन्वेंट्री, तीसरे का आंसर मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, मिनिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट is 2160, 2160 for batch size of 3600, for batch size of 3600। समझे? आउट ऑफ द अबाउट टू, ये लिख देने का, आउट ऑफ द अबाउट टू, ऊपर के दो में से। हो गया? तो कोई डाउट है इसमें? बोलिए, कुछ भी डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट प्लीज आस्क। हाँ तो वो भी कर सकते हैं ना। कहाँ लिखा है? मेरे को दिखाई नहीं उसमें। ये नहीं है? बे, बेरिंग भी नहीं है? अच्छा, अच्छा क्या पूछा है? बाकी सब यही पूछा है। अच्छा ठीक है, तो अब क्या पूछा? व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन? अब सिंपल है, अभी अपन 3600 बेरिंग बुला रहे हैं। ठीक है, अब साल भर में कितना आपका सप्लाई करना है? 24,000। ठीक है, तो 6-6 हजार करेंगे, तो कब कब सप्लाई करना पड़ेगा? मान लो 6-6 हजार करते तो क्वार्टरली करना पड़ेगा, तो 4 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये 4 कैसा आया? 24,000 डिवाइड बाय 6,000। अब आप, यदि ईओ क्यू आपका 3,600 है, ठीक है ना, तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? लिखिए आप, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 3,600। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोले तो नंबर ऑफ रन्स बोलिए आप, नंबर ऑफ बैचेस बोलिए। तो कितना होगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 3,600, तो 6.6667 बैचेस पर एनम। ये समझा क्या आपको? तो साल भर में आपको 6,600, 6 मान लो रफली, रफली 6 बैचेस बनाने पड़ेंगे साल भर में। ठीक है, तो 2 बैच के बीच में का अंतर कितना होगा? कितना होगा? 2 मंथ। कैसा आया? साल भर में महीने कितने होते हैं? 12 डिवाइडेड बाय 6.667, तो एक ही लिखे। क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने? टाइम इंटरवल। बस तो लिखिए, इंटरवल यानी टाइम इंटरवल, इंटरवल बिटवीन टू रन्स यानी कॉन्जिक्यूटिव रन्स इज इक्वल टू, अब महीने में चाहिए तो 12 डिवाइड करो, और आपको ईयर डेज में चाहिए तो क्या करेंगे? 365 डिवाइडेड बाय 6.6667 कर लीजिए। 365 डिवाइडेड बाय 6.66667 यानी 54 डेज। 55 आता है रफली,
55 डेज। समझा क्या? तो 55, हर 55 दिन में आपको वो मशीन सेट करके 3600 यूनिट बनाने पड़ेंगे, ये मतलब है। ऑन एवरी 55th डे यू सेट अप द मशीन एंड प्रोड्यूस 3600 बेयरिंग, ये मतलब हुआ। समझा है? अब ये और अच्छे आसान से समझना है। मान लो कि आप आइनॉक्स में जाके पिक्चर देखते हो, तो हमने पूछा भैया आप साल में कितने पिक्चर देखते हो, तो बोले साल में हम 12 पिक्चर देखते हैं आइनॉक्स में जाके। तो साल में 12 देखते हो तो कितने दिन के अंतराल से देखते हो? महीने में एक देखते हो। बराबर है कि नहीं? कैसा आ गया? बोले वैसे ही आ गया। तो कॉमन सेंस ही रहता कि नहीं? अब यहाँ बोले तो गड़बड़ लगता। ठीक है, तो वही बात है। 24,000 यूनिट्स बनाने हैं, 3,101 बार बनाएंगे तो 6.67 बैचेस हो गए। तो 6 पिक्चर देखेंगे साल भर में, मतलब 2-2 महीने के अंतराल से देखेंगे। तो 2 कैसा आया? 12/6 पिक्चर। समझ रहे कि नहीं आप? तो कहीं भी कॉमन सेंस ही आता है। अब इसको फॉर्मूला बना के याद करना है तो कर सकते हैं कि भी नंबर ऑफ बैचेस एट ईओक्यू, इसी को बोलते हैं ईओक्यू फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। लगे तो फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो बोले फॉर्मूला बताया नहीं आपने। सारे फॉर्मूले कॉमन सेंस से बनते हैं, जिनको कॉमन सेंस नहीं होता उनके लिए फॉर्मूले होते हैं। चलो लिख लो फॉर्मूला। ईओक्यू फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू। वही किया है मैंने। और ईओक्यू इंटरवल, ईओक्यू इंटरवल इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं अपन? ईओक्यू फ्रीक्वेंसी 365 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय ईओक्यू फ्रीक्वेंसी, वो ऊपर जो निकाला वो, ये आंसर आएगा डेज में। और आपको मंथ्स में चाहिए तो क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाई ईओक्यू फ्रीक्वेंसी। समझ रहा ना? तो ये फॉर्मूला नहीं लिखा तब भी चलता, बट आपको होना चाहिए तो ले लो, नहीं तो बोलेंगे फॉर्मूला बताया नहीं। और कोई डाउट बोलो। प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाले ना, हाँ क्या हुआ इसका? हम्म पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि हमें इकोनॉमिक बैच साइज 6,000 है कि 3,600 है। तो हमें एडवाइस क्या के हिसाब से करना चाहिए? कॉस्ट कम आएंगे उसके हिसाब से कि कॉस्ट ज्यादा आएंगे उसके हिसाब से? बरोबर है ना? तो उसने ये भी तो पूछा था ना, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज। तो क्या पूछा पहला क्वेश्चन? व्हाट शुड बी ऑप्टिमम रन साइज, यानी कम से कम कितने बनाने हैं। अब वो बता दिया, फिर बाद में उसके हिसाब से करेंगे क्या? नहीं ना? नहीं समझा आप? भाई इसने बोला है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम रन साइज, तो इसका ऑटोमेटिक ये मतलब होता है कि यदि आप ऑप्टिमम रन साइज के हिसाब से जाते हो तो आपका इंटरवल क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक मीनिंग होता है। विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कभी भी हम समझते हैं। समझ रहे क्या? नहीं तो वैसा तो 24,000 डिवाइड बाय 6,000, 4 क्वार्टरली ऑर्डर, क्वार्टरली बनाना है, आंसर हो गया। लेकिन कब? जब उसके हिसाब से करेंगे तो। इधर तो ये भी पूछा है व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो इसका मतलब फिर ये यू क्यों निकाला काय को अपन ने? तो यू क्यू तो उसी के लिए निकाला ना अपन ने कि उसको कम से कम नुकसान हो, मिनिमम कॉस्ट में हो। तो इसका मतलब है कि आगे के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस रहेंगे, न कि उसके 6,000 पे। आर यू फॉलोइंग? तो बहुत बार क्या होता है, चीजों को अपन, उसको हम बोलते, फिलोसफी में बोलते उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसका आंसर होता है। जैसे आप यहाँ पे घूम रहे मान लो कॉरिडोर में, और वो गार्ड ने पूछ लिया आप कौन है, क्या बताएंगे आप? नहीं, कौन है बताया आपको, आपका नाम क्या है ऐसे नहीं पूछा उसने, आप घूम रहे इधर कॉरिडोर में, उसने पूछा आप कौन है भाई,
क्या बोलेंगे? स्टूडेंट होंगे, बोलेंगे कि नहीं आप? तो आपने यहाँ बोल दिया स्टूडेंट है, बराबर है। सपोज आप रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हो, ठीक है, और टीटी ने पूछा आप कौन है, क्या जवाब देंगे? तो या तो पैसेंजर है, या किसी पैसेंजर को रिसीव करने आए। आपका आंसर बदल गया, बदल गया कि नहीं? आप कोर्ट में है मान लो, किसी ने पूछा आप कौन है, तो बोलेंगे हम विटनेस है, फिरियादी है, एक्यूज है, जो भी हो। तो आप तो आप ही है। आप हर जगह यही बोलेंगे कि आप कौन है, तो वे बोले आई एम अ गर्ल। तो आपका आंसर गलत नहीं है, यहाँ पर भी सही है। गार्ड ने पूछा आप कौन है, भाई आई एम, मैं लड़की हूँ। स्टेशन पे भी वही बोला, आप मैं लड़की हूँ। गलत है क्या आंसर? गलत नहीं है, लेकिन क्षेत्र काल भाव उसके हिसाब से। भाव मतलब क्या? क्या सामने वाले की इच्छा है जानने की, उसको भाव बोलते हैं। क्षेत्र मतलब स्पेस, प्लेस, कहाँ पे हो आप। द्रव्य मतलब मटेरियल, मतलब मैटर। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आपको रिप्लाई करना पड़ता। समझा ना? तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि उसकी इच्छा है कि 3600 के लिए पूछ रहा है, क्योंकि ईओक्यू निकालने के लिए बोला ना पहले उसने, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अपन लॉ नहीं पढ़ रहे, हेलो, अपन कॉस्टिंग पढ़ रहे। समझ रहे क्या मतलब? लॉ में भी विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मीनिंग होता है, बट वो लिखते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन सो एंड सो, फिर आगे शुरू हो जाते। तो लॉ में क्या रहता है, वो हर चीज का बहुत बारीकी से उत्तर देते हैं, क्योंकि नहीं तो वो लिटिगेशन हो जाते हैं उसमें। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं रहता, इतना लॉफुली आपको बताएंगे नहीं और पूछेंगे भी नहीं। आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे और बोलो। ईओक्यू कौन सा, रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड का? बोलो पहले, पहले एक बताओ आप। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, तो हमें चाहिए कि भी हमारी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कम से कम आए। तो हम डिसाइड करेंगे कितना परचेस करना, तो परचेसर के हिसाब से है। और जब हम बेरिंग्स बना के बेच रहे हैं, फिनिश गुड बेच रहे हैं, तो हम ही बेच रहे हैं। तो फैक्ट्री जो बना के बेच रही है उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिसाइड करना है। तो दोनों मैन्युफैक्चरर के हिसाब से है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। और होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या, मैन्युफैक्चर करके पड़ा रहेगा तो कॉस्ट अपने को आएगी ना, बायर को थोड़ी ना आएगी। जैसे मान लो आपकी दुकान में टीवी रखे हुए है सेल करने के लिए, 1 साल हो गया कोई कस्टमर ही नहीं आया, 1 साल के बाद कोई आया, तो उसको हम इंटरेस्ट जोड़ के प्राइस बताएंगे तो लेगा क्या वो? हम बोलेंगे उसको 1 साल तो हमारा टीवी ऐसे ही पड़ा था भैया, तो उसका इंटरेस्ट जोड़ता हूँ मैं और फिर तेरे को बेचता हूँ, तो नहीं लेगा ना वो। तो वो तो हम कॉस्ट हमें बियर करना है। तो आपका सवाल क्या था कि ईओक्यू किसके हिसाब से है? तो ईओक्यू रॉ मटेरियल का है, परचेसर के हिसाब से है। वही फिनिश गुड है तो यू आर सेलर, फिनिश गुड आप बेचते हो। तो फिनिश गुड्स का है तो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से है। बट है ईओक्यू दोनों। और बोलो। करेंगे ना, बराबर करेंगे करेंगे। अब इनका ये सवाल है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे क्या? करेंगे। पहली बात, उसने दिया क्या? नहीं दिया, तो कहाँ से करेंगे, एक बात। दूसरी बात, आप एक बेरिंग बनाओ एट ए टाइम, या 10 बेरिंग बनाओ एट ए टाइम, या 24,000 यूनिट बनाओ एट ए टाइम, टोटल रॉ मटेरियल तो उतना ही लगेगा ना साल भर का, बराबर है। तो इसका मतलब इवन इफ ही गिव्स, इट इज इररिलेवेंट टू डिसाइड हाउ मच टू मैन्युफैक्चर। मतलब क्या कि भाई 24,000 बेरिंग ये साल का हिसाब है ना। ये देखिए, ये जो कॉस्ट आ गई है आपकी 4896, ये कितने दिन की है? साल भर की है। लिखा है यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर एनम, ये भी पर एनम है। और साल भर में आपने कितना बेरिंग बनाना है? 24,000, साल भर में 24,000। तो रॉ मटेरियल की कीमत मान लो 10 रुपये पर यूनिट है, तो 2,40,000 इधर भी आएंगी, 2,40,000 इधर भी आएंगी। तो समथिंग विच इज कॉमन इन द टू प्लेसेस इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इसलिए उसने दिया नहीं, इसलिए हमने लिया नहीं। क्योंकि मान लो इसमें आप 48, 2,40,000 ऐड करते,
इसमें भी 2,43,000 ऐड करते और फिर डिफरेंस निकालते, उतना ही चाहता कि नहीं आता, इसलिए नहीं। तो पहली बात तो दिया ही नहीं उसने, और देता भी तो हम नहीं ऐड करते, क्योंकि हमें लॉस निकालना है। समझ रहे कि नहीं आप? पक्का? फिर डाउट है? हाँ, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेलेवेंसी इन डिसीजन मेकिंग। किस चीज को रेलेवेंट बोलते हैं, किस चीज को इरेलेवेंट बोलते हैं। जैसे मान लो आपको कॉस्टिंग सीखने के लिए क्लास लगानी है, तो एक है एक्स क्लास, एक है वाई क्लास। अब मान लो एक्स क्लास में फी है 15,000, वाई क्लास में फी है 20,000। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं? 18,000। रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंस्टीट्यूट के 18,000। और एक्स क्लास ज्वाइन करेंगे तो 18,000, और वाई क्लास ज्वाइन करेंगे तो इंस्टीट्यूट कम लेती क्या? 18,000 लेते हैं। बराबर है? तो ये दो चीजें कॉमन है और इक्वल है, इसलिए टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन दिस क्लास और दिस क्लास, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर नॉट रिलेवेंट। समझे क्या? तो इसलिए अपन लेते ही नहीं उसको, अपन सिर्फ फीस कंपेयर करते हैं। और क्या कंपेयर करना चाहिए आपने? तो भी घर से अपना डिस्टेंस कितना है, पेट्रोल का खर्चा कितना लगेगा, ये सब कंपेयर करना चाहिए। बिकॉज दो क्लास का लोकेशन अलग अलग है आपके घर से, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग आएंगी, तो वो कंपेयर करना चाहिए। सो समथिंग विच इज कॉमन इन टू अल्टरनेटिव्स एंड वी वांट टू डिसाइड अबाउट द वन, देन कॉमन आइटम जो है वो हम नहीं लेते, उसको बोलते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इररिलेवेंट कॉस्ट। सो फॉर दिस प्रॉब्लम रॉ मटेरियल इज रिलेवेंट कॉस्ट। समझा है? पक्का? हाँ। ऐसे रॉ मटेरियल का है के लिए फिर उसने लेबर भी नहीं लिया। लेबर भाई सिर्फ रॉ मटेरियल से थोड़ी बेरिंग बनेगा, लेबर भी लगेगा, फिर ओवरहेड भी लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, डेप्रिसिएशन मशीन का लगेगा। लाखों आइटम है जो नहीं लिए अपन ने, लेकिन वो सारे आइटम आप 6,000 यूनिट बनाओ एट ए टाइम या 3,600 बनाओ, एज लॉन्ग एज यू आर मैन्युफैक्चरिंग 24,000 यूनिट्स इन ईयर, it will remain same, and therefore they are not relevant for decision making. समझा है क्या कंसेप्ट? पक्का? चलो आगे बोलो, पूछो, और जो भी पूछना है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मेरे को सब मालूम है, आप पूछो बस। और इसलिए हम हर जगह देखो हमने बराबर पूरा पर एनम वगैरह सब लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये 3,600 6,000 बेरिंग की नहीं है, ये 6,000 एट ए टाइम ऐसे 4 बार बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट इतनी आएगी साल भर की। ये 3,600 3,600 ऐसे आप 24,000 बनाएंगे तब इतनी कॉस्ट आएंगी, ये मतलब है इसका। तो ये पर एनम है। समझा है क्या? चलो आगे बोलो, और कुछ हो गया? ये नेक्स्ट है क्या आपका प्रॉब्लम? देख लो थोड़ा सा। अब क्या पूछा है? पढ़ो प्रॉब्लम को। प्राइस पर टन। अब लेस देन 50 मंगवाओगे तो आपको 4,800 रुपये पड़ेंगे, लेकिन आप 50 एग्जैक्ट 50 मंगवाओगे और 50 से ज्यादा 50 बट लेस देन 100, इसके लिए रेट आपको कम कर दिया उसने, देखो। फिर और आपने ज्यादा मंगवाए 100 बट लेस देन 200, रेट और कम कर दिया पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, एंड सो ऑन। अब इसका भी कोई हद होता है कि नहीं, कि जितनी जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रेट कम ही करते जाएंगा वो, कुछ तो रहेगा। जैसे आप होलसेल मार्केट में गेहूं खरीदने के लिए गए, फिर आपने बोला उसको भैया 100 किलो चाहिए, तो 100 किलो चाहिए तो रेट बता दिया उसने 40 रुपए। फिर आपने बोला ऐसा करो हम 500 किलो लेते हैं, बोले ठीक है 38 रुपए। फिर आपने बोला हम 1,000 किलो लेते हैं, तो बोले 35 रुपए। अब जितना बढ़ाते जाएंगे उतना वो कम ही करते जाएंगे क्या, और एक समय में फुकट देगा क्या? बोलो। देगा क्या? नहीं, वो एक समय तो आएगा कि बोले इसके आगे तुम कितना भी लो भैया, अब रेट कम नहीं होता, होता कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर है। तो आप 300 एंड अबव कितने भी लो, 300 लो, 350, 400, 1,000, 2,000, तो रेट एक ही पड़ेगा, 4,320। समझे क्या इतना? तो एक क्वांटिटी डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम है। फिर एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है 500 टन। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 6,250 एंड
stock holding cost is estimated at 25% of the material cost per annum. मतलब मटेरियल की कॉस्ट जैसे 50 टन से कम खरीदते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है 4,800 पर टन, और उसका 25%, उसका 25% मतलब 1,200 रुपए, बराबर है 1,200 रुपए पर यूनिट पर एनम, इतना कॉस्ट आएगा आपका। लेकिन जैसा आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, मान लो 300 टन खरीद लिया, तो रेट कौन सा पड़ेगा 4,320 पड़ेगा ना। अब आपकी कैरिंग कॉस्ट उसका 25% पड़ेंगी, 4,320 इंटू 0.25, तो कम हो गई वो भी 1,080। तो अभी तक के प्रॉब्लम में कैसा था, वो आय कांस्टेंट रहता था पर यूनिट, अभी नहीं रह रहा है। अभी जैसा जैसा मटेरियल का भाव कम होगा वैसा उसमें का इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो वैसा उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होगा। अब उसके चलते वो फार्मूला नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो फार्मूले में रिक्वायरमेंट क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, मतलब रेट एक ही होना चाहिए, रेट जो है वो एक ही होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। समझे ना, पक्का, ओके। तो अब कैसे करना, आपका सवाल था, ठीक है, कैसे करना बोले एग्जाम में। तो अभी देखो कैसा करना। पहले तो ध्यान दो कि भाई मटेरियल कॉस्ट भी तो कम से कम लगना चाहिए ना हमें, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम से कम लगना ही चाहिए, लेकिन मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट भी कम लगना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एनुअल कंजम्पशन है 500 टन, बराबर है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है आपकी ₹6250। अब मान लो हम कम से कम भाव में लेना चाहते हैं, कम से कम भाव में लेना चाहते हैं, तो क्या भाव मिलेगा हमको, कम से कम क्या भाव मिलेगा कम से कम। तो कॉस्ट मान लेते थोड़ी देर के लिए हम 4,320 ये भाव से ले रहे हैं, लेकिन ये भाव से कब मिलेगा, 300 या 300 से ज्यादा खरीदना चाहिए आपने, बराबर है। अब ये तो पक्का है कि 300 एंड अबव तो सेम रेट है ना बाबा, कि नहीं है, 300 एंड अबव सेम रेट है। तो रेट कांस्टेंट रहा तो यूके को फार्मूला लगता कि नहीं लगता, लगता, तो लगा दो फार्मूला। भाई 300 के आगे तो सेम रेट है ना, कांस्टेंट रेट है, 300 के आगे 400 500 1000 कुछ भी लो एक ही रेट पड़ता है, और एक ही रेट पड़ता है तो आपको क्या है, ईओक्यू का फार्मूला लगा सकता है, लगा देते फॉर्मूला, ईओक्यू इज इक्वल टू √2 AO अपॉन आई। चलिए √2, ए क्या है बोलो 500, ओ 6,250, और आई, अब आई क्या होगा 4,320 का 25%, कि क्या बोला है उसने, जितना भी कॉस्ट रहेगा उसका 25%, बराबर है ना। तो क्या करते हैं, कैलकुलेट करो, 2 × 500 × 6250 डिवाइडेड बाय 4,320, फिर डिवाइडेड बाय 0.25 और अंडर रूट दबा दो, कितना आया 76 पॉइंट समथिंग 0.07 टन्स। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ गलत लगता क्या, आंसर आ गया 76 टन, गलत लगता क्या बोलो, परफेक्ट। देखो अपन ने क्या बोला कि भाई 4,320 का रेट पकड़ लिया, और उसके हिसाब से ईओक्यू कितना आया 76 टन। अब हम 76 टन का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या अपने को 4,320 के भाव से देगा, नहीं देगा, कि देगा, नहीं देगा। इसका मतलब ये ईओक्यू गलत है, फार्मूला तो कुछ भी करेंगे, उसको क्या समझता, नहीं समझे क्या, व्हाट इज द इंट्रिकसी इन द प्रॉब्लम। 300 के ऊपर के लिए ही ये रेट लागू होगा, और हमारा आंसर आ रहा है 76। हाँ मान लो ये आंसर हमारा 376 आता था, मान लो ये आंसर हमारा 376, 76 के बजाय 376, यदि 300 के ऊपर कुछ भी आता था या 300 भी आता था,
तो ये हमारा आंसर हो जाता, तो हमारे डिस्काउंट को कुछ नहीं करना है। आर यू फॉलोइंग? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जिस रेट से हमने ईओक्यू निकाला, उस ईओक्यू क्वांटिटी के लिए वो रेट लागू नहीं होता। समझ रहे क्या? जो रेट 4320 के लिए हमने ईओक्यू निकाला 76 टन, 76 टन के लिए वो रेट लागू नहीं होता, 76 के लिए तो 4680 लागू होता है। तो इसका मतलब ये इनफिजिबल ईओक्यू है। इनफिजिबल मतलब प्रैक्टिकली ये अप्लीकेबल नहीं है। समझे क्या? तो सबसे पहली स्टेप क्या करना, कम से कम रेट से पहले ईओक्यू निकाल लेना। और वो ईओक्यू यदि ये 300 से ज्यादा, मतलब वो लेवल में आ जाता, रेंज में आ जाता है, तो वही आंसर, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं आता तो फिर काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो पहला तो ये लिख लो, आप इतना लिख लिया। फिर इसमें एक लाइन लिखिए, फिर इसमें एक लाइन लिखिए, दिस इज इनफिजिबल ईओक्यू, दिस इज इनफिजिबल ईओक्यू। Because for 76 tons, because for 76 tons, the rate applicable will not be rupees 4320, will not be rupees 4320। ये बात समझे क्या? यानी जिस रेट के लिए ईओक्यू कैलकुलेट किया, उस क्वांटिटी वो रेट से नहीं मिल रही, वो क्वांटिटी वो रेट से नहीं मिल रही। ऐसा बहुत बार अपन जाते दुकान में तो होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आपको लेना है, मान लो एक कुछ तो भी टीवी लेना है, सोनी का टीवी, 42 इंच कौन सा तो भी मॉडल आपने सिलेक्ट किया। फिर एक दुकान में गए आप, वो दुकानदार को बोले कि भाई वो फलाना मॉडल का मेरे को सोनी का टीवी चाहिए, कितने में है? तो वो बताता है 36,000 में पड़ेगा, 36,000 में पड़ेगा। फिर उसको अपन देख के आते ना ऑनलाइन, ये वो सब दो चार दुकान देख के आते। फिर उसके दुकान में गए, फिर उसने पूछा 36,000 में। अब हमको सबसे सस्ता लगा, बाकी सब ने 40 42 ऐसे बताए। ऑनलाइन भी देखा, सेम मॉडल 42 का। अब ये बंदा बोला 36,000, तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। फिर उसको बोलते अच्छा दे दे, नहीं बोले अब स्टॉक में नहीं है, अब स्टॉक में नहीं है। तो फिर कब आएगा? नहीं वो पता नहीं, बोले तब तक दूसरा मॉडल ले लो, बोले आप। अब ये होता है, जिसके पास जो माल होता नहीं ना, उसकी कीमत तो बहुत कम बताता, ताकि ग्राहक भटक जाए। मतलब कम से कम रेट से हम लेना चाहते हैं, लेकिन जो कोट कर रहा है वो बोलता कि नहीं हमारे पास है ही नहीं माल, अभी बाद में देंगे। तो ये इनफिजिबल हो गया ना। तो है ही नहीं तो भैया बताया क्या को 36,000। बट ये बिजनेस वालों की ट्रिक रहती है, ये बिजनेस वालों की ट्रिक रहती है। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है कि हम 4,300 के भाव से यदि ईओक्यू निकालते तो 76 टन आता, और 76 टन लेने जाते तो 4,320 का भाव लागू नहीं होता, भाव लागू होता 4,680 का। ये बात, ये पैराडॉक्स समझ गया ना आपको? इसलिए ये इनफिजिबल है। लेकिन यदि ये आंसर 76 के जगह 320 आता था, तो ठीक है, 320 के लिए वही रेट लागू है, तो ये हमारा परफेक्ट ईओक्यू रहता था। बाकी कुछ भी करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती थी। समझा है क्या? आर यू फॉलोइंग दिस? लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, तो फिर अभी अपने को ईओक्यू निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईओक्यू? इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच मटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट टुगेदर इज मिनिमम फॉर द होल ईयर। ये तो है ना भाई डेफिनेशन, पूरे साल भर के लिए ये कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। बराबर है? तो हमें ये फॉर्मूले से कुछ लेना देना नहीं है। और ये फॉर्मूला तब लगता ही नहीं जब वो डिस्काउंट डिस्काउंट देता है। ये तो हम कोशिश कर रहे थे कि भैया 300 के ऊपर आ जाए तो हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब झंझट करना पड़ेगा। तो अब झंझट करेंगे नहीं क्या? जो जो प्राइस ब्रेक है, प्राइस ब्रेक मतलब जहाँ प्राइस चेंज होती है, जिस पॉइंट पे प्राइस चेंज होती है उसको बोलते हैं प्राइस ब्रेक। जैसे 50 के लिए प्राइस चेंज हो जाती है, फिर नेक्स्ट 100 के लिए चेंज हो जाती है,
नेक्स्ट 100 200 के लिए चेंज हो जाती है और नेक्स्ट 300 के लिए चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि ये सब प्राइस ब्रेक पे कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और जहाँ मिनिमम आएंगी वो हमारा आंसर होगा। तो फिर से वो टेबल में जाना पड़ेगा। टेबल तो बनाते, टेबल बनाओ। ये टेबल आपको बार बार बनाना पड़ता। अब यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, टाइटल वगैरह लिख रहे हैं ना बराबर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम। समझ रहे हैं ना बराबर, क्या प्रॉब्लम है? टेबल तो वही है अपना रेगुलर, याद है ना आपको? सबसे पहले दिन बताया था, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सब पर एनम है, ध्यान रखना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, मटेरियल कॉस्ट पर एनम, टोटल कॉस्ट पर एनम। ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे लेना, देखो चेक कहाँ कहाँ करना। तो जहां जहां प्राइस ब्रेक है वहां वहां करना है। प्राइस ब्रेक समझता ना, जहाँ प्राइस चेंज होती है। जैसा 50 के नीचे लेंगे तो 4,800, और 50 लेंगे तो सस्ता पड़ा, तो फर्स्ट प्राइस ब्रेक इज एट 50। ये यहाँ देखो ना, 4,800 के लिए रेट, लेस देन 50 के लिए रेट है 4,800। यदि आप 4,000 यानी 50 लेते हो तो आपका रेट कम हो जाता है। तो हम 50 के लिए कैलकुलेट करना चाहिए, फिर 100 के लिए, फिर 200, फिर 300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर क्वांटिटी 50, फिर उसके बाद 100। जहां जहां प्राइस ब्रेक है वही लेने का, दूसरा नहीं लेने का। फिर 200 और 300। यहाँ पे समझ, यहाँ तक समझा? अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब आपका टोटल एनुअल कंजम्पशन कितना है? 500 टन है। तो ये क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाय 50, इतने ऑर्डर होंगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 6,250। तो ये आ गया 62,500 रुपीज, ऊपर लिखा हुआ है। फिर Q/2, 50/2 इंटू, अब कैरिंग कॉस्ट कैसा होगा, मटेरियल कॉस्ट का 25%। तो 50 टन लेते हैं तो मटेरियल कॉस्ट क्या पड़ती है बोलो? 4,680, उसका 25%। तो 4,680 इंटू 0.25 तो 25, 4,680 इंटू 0.25, तो ये आ गया 29,250। फिर A/C, आपका मटेरियल टोटल है 500 और कॉस्ट है आपकी 4,680। समझ रहे हैं ना सब? तो ये होगा 500 इंटू 4,680, 23 lakhs 40,000। अब इसमें तीनों जोड़ दो, प्लस 29,250 प्लस 62,500, तो ये आ गया 24,31,750।
समझा है? फिर वैसे 100 के लिए करो। 100 के लिए क्या होगा? 500 डिवाइडेड बाय 100, यानी 5 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। 6250, 5 इंटू 6250, 31,250। नेक्स्ट होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 46। अब रेट क्या आ रहा है? 4560 आ रहा है रेट अभी। ये समझा ना? रेट कम कम होते जा रहा है। 100 यूनिट मंगवाएंगे तो रेट पड़ेगा आपको 4560 इंटू 0.25, राइट? तो 50 इंटू 4560 इंटू 0.25, तो ये आता है 57,000। आ रहा क्या? और यहाँ पे 500 टन इंटू मटेरियल का भाव 4560, इसमें काफ़ी बचत होती है। देखो आप, 500 इंटू 4560, तो ये आता है 22,80,000। और तीनों की टोटल प्लस 57,000 प्लस 31,250, टोटल आ गया 23,68,250। कम हो गया कि नहीं हो गया? कम हो गया। फिर आगे 200 यूनिट लेके देखो। 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 6250, तो आ गया 15,625। फिर इधर 200 डिवाइडेड बाय 2, अब रेट क्या पड़ेगा 200 के लिए? 4440। ये ध्यान रखना, हर एक जगह रेट बदल रहा है आपका। 200 के लिए पड़ेगा 4440 इंटू 0.25, तो 100 इंटू 4440 इंटू 0.25, तो ये आ गया 1,11,000। और इधर 500 इंटू 4440, क्या हुआ? 22,20,000 प्लस टोटल 1,11,000। समझ रहे हैं ना कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? बोले हमें क्या करना है? साक्षी भाव रखना है। कितना आया? 23,40,625। ठीक है। और कम हो गया। फिर 300 के लिए देखो। 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 6250, 10,417 लिख देता हूँ मैं, राउंड ऑफ करके। फिर ये होगा 300 डिवाइड बाय 2 इंटू, क्या रेट है? 4320 इंटू 0.25, तो ये आ गया 1,62,000। फिर इधर 500 इंटू 4320, 21,60,000 प्लस 162,000, 10,417, 2,33,000, 23,32,417। ठीक है। अब कम से कम कहाँ पे आया? 300। 300 अबाउ नहीं, 300। तो आपको कितना मंगवाना एट ए टाइम? 300, दैट्स इट। तो यहाँ लिख दीजिए, एज एज आंसर चल रहा अपना, एज द टोटल कॉस्ट is minimum for 300 tons, EOQ is equal to 300 tons.
यानी एट ए टाइम हम 300 टन मंगवाएंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा 23,32,417। समझ रहे? अब कोई डाउट है तो बोलो इसमें। क्या पूछा है उसने? कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल, मतलब परचेस क्वांटिटी, यानी जब भी हमें ऑर्डर प्लेस करना है हम 300 का करें। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं कि 300 के आगे भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता? हो सकता है, तो करके देखो ना। डूइंग इज बिलीविंग। प्राइस सेम है तो नहीं, ऐसा एकदम से कैसे बता रहे हो? क्या बोले? 300 से ज्यादा करेंगे मान लो अपन, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बचेंगे ना। फिर सोचो, ज्यादा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, गारंटी से बोलते। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये जो रेट अपन ने लिया है 300 के लिए, कौन सा रेट लिया है? 4,320। और ये रेट सीईओ की कितना आता? 76 आता सिर्फ। मतलब 76 से ज्यादा कुछ भी लो आप, महंगा पड़ेगा ये रेट से। इसलिए हमारा 300 परफेक्ट है। फिर भी डाउट है तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज व्हाट? टेक 3001, 301, और टेक 299। 299 के बारे में तो डाउट नहीं ना, क्योंकि उधर रेट बढ़ेगा। तो 301 लेके देखो, 310 लेके देखो, कुछ भी लेके देखो ना भाई। हम कहा नहीं बोलो, बोलो आप कितना लेना है। कैलकुलेट करने में क्या टाइम लगता है अपने को? कितना लेना है, वी आर जस्ट चेकिंग। आंसर हो गया अपना, बोलो कितने लेना, 300 कितना लेना है? बोलो मैडम, 300 कितना लूँ? 310। चलो अब 310 के लिए कैलकुलेट करते, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करता हूँ मैं, चलेगा ना? तो 500 डिवाइडेड बाय 310 मल्टीप्लाइड बाय 6250, तो ये आता है 10,080.64। यहाँ फर्क बहुत कम रहेगा, इसलिए मेरे को पैसे भी लेना पड़ेगा। फिर आगे कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 310 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4320 इंटू 0.25। 310 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4320 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो ये आ गया 167,400। और मटेरियल का कॉस्ट उतना ही लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब मटेरियल कॉस्ट तो वही लगेगा ना। अब टोटल करो, 21,60,000 प्लस 167,400 प्लस 10,080.64, कितना आया? 23,37,480। ज्यादा लगा? ये तो कम था हमारा, 23,32,000। लगा ना ज्यादा? अब 1 टन भी ज्यादा लेते तो ज्यादा लगेगा। करके देखो। समझे ना? तो इसके आगे वी आर श्योर कि 300 ही है। तो करना क्या? प्राइस ब्रेक के भी निकालना, और जो प्राइस ब्रेक के लिए कम आता है सभी प्राइस ब्रेक के लिए निकालने का, और जो प्राइस ब्रेक पे टोटल कॉस्ट कम आता, धड़ल्ले से वो आंसर दे देने का, फिनिश। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो जो प्राइस ब्रेक है उस प्राइस ब्रेक के आप ईओक्यू निकालिए, और जिस पे वो कम से कम आता है टोटल कॉस्ट का कॉलम चेक कीजिए, जहां कम से कम आता है वो आंसर। वो बीच में भी आ सकता है, कभी 200 के लिए भी आ सकता है, 100 के लिए भी आ सकता है। फिगर्स कैसे दिए उसके ऊपर है। एकदम आखिरी का ही चाहेंगे ऐसा नहीं। परमाणु आखिरी का आता तो हम कुछ किए बगैर ही बोल देते 300, ऐसा नहीं होता। समझा है कि डाउट है? हम्म। क्यों ऐसा है? इनका सवाल समझे क्या आपको? इन्होंने बोला कि पहली बार 300 का ऑर्डर किया, फिर दूसरी बार 200 का करेगा। नहीं, 300 का ही करेगा। 300 का ही, क्योंकि 200 का करेगा तो क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा आएगा, नहीं जमेगा। 300 का ही करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट 500 है, कैसी है? पर एनम है। तो ये जरूरी है क्या कि 31 मार्च को स्टॉक शून्य होना चाहिए? तो वाई यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एवरी टाइम? बोलिए।
आपको भाई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्यों है? फिर बचेगा ना भैया। नहीं समझे? हम पहला ऑर्डर 300 का दे देंगे, दूसरा फिर 300 का देंगे, तो हमारा कंजम्पशन तो 500 का होगा, तो 100 यूनिट स्टॉक बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या तकलीफ है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या प्रॉब्लम है? तो जब वो यूनिट खत्म हो जाएंगे फिर 300 का डालेंगे हम ऑर्डर। आर यू फॉलोइंग? तो उससे क्या फर्क पड़ता? क्लोजिंग स्टॉक तो रहती है ना, कि नहीं रहता है? तो इसलिए 300 का एच। अब ये बात दिमाग में से निकाल डालो कि ईयर एंड आया तो सब कुछ स्टॉक बंद कर, कंपनी थोड़ी बंद हो रही है हमारी। यदि इफ इट इज अ लास्ट ईयर ऑफ आवर कंपनी, देन व्हाट यू सेड इज वैलिड, कि हमने डिसाइड किया भैया ये आने वाले साल के 31 मार्च को ताला लगाने का है, आगे कुछ नहीं करना है, तब आपका कहना सही है। लेकिन वी अश्यूम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, तो उसके लिए 300 300 ही मंगवाना पड़ेगा। कि डाउट है? पक्का? फिर आप बोलेंगे कि 300 लिए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ज्यादा लग गई, 2 ऑर्डर की कॉस्ट लग गई नहीं इधर। फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में जाना पड़ेगा। तो वैल्यू स्टॉक निकालते समय क्या करते हैं, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करेंगे ना, तो बराबर 200 यूनिट इस साल में आएंगी, 100 यूनिट के ऊपर की ऑर्डरिंग कॉस्ट अगले साल कैरी ओवर होंगी। इट इज अ परफेक्ट साइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझे? क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, 6250 300 यूनिट के लिए लगते हैं, तो हम 200 यूनिट के लिए 2/3 इधर डालेंगे प्रीवियस ईयर में, और 1/3 अगले साल में। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते समय हमको क्या पढ़ाया गया है? वॉट एवर आर वन टाइम कॉस्ट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट वन टाइम है कि नहीं? बस। तो यानी उसमें एक नए पैसे की भी गलती नहीं है, समझ लो आप। हाँ, जो भी गलती है अपना, जो भी परसेप्शन अब समझने का है, बस आप पूछो, मैं बताता हूँ। क्योंकि आई नो, बिल्कुल थ्रेड बाय थ्रेड मालूम है मेरे को उसमें का, कुछ भी पूछ सकते। ये सवाल जो आपने पूछा, ये दूसरे किसी फैकल्टी को पूछेंगे तो बोलेंगे अरे वाह, मालूम नहीं मेरे को, ऐसा ही करना पड़ता, ऐसा बोलेगा। आप लगे तो मैं कैलकुलेशन करके बताता उसको स्टॉक का वगैरह। समझ गया? बोलो और बोलो। बराबर है, ऐसा मैंने बोला है। मैंने क्या बोला है कि एट ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल। यहाँ नहीं है, यही आपका कहना है ना। लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा उसको। पढ़ो, बोला क्या लिखा था मैंने? पढ़ो पढ़ो, नोट लिया था मैंने, क्या लिखा था? जहाँ पे ये लिखा है वो पढ़ो आप। क्या लिखा है? एट क्यू इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रोवाइडेड, वहां लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट दिया है ना आपने, ये प्रॉब्लम में क्वांटिटी डिस्काउंट है ना, इसलिए वो इक्वल नहीं है। नहीं समझे? पूरा पढ़ना चाहिए। प्रोवाइडेड, हर चीज बराबर, एक एक वर्ड जो लिखता हूं मैं, बोलता हूं, आपको लगता हूँ फालतू जोक मारते करके, लेकिन एक एक चीज जो मैं बोलता हूँ उसका महत्व रहता है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है जहां पर, वहां वहां ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल आएगा। लेकिन जहां पर क्वांटिटी डिस्काउंट है वहां इक्वल नहीं आएगा। और एक आइटम दिया उसमें, सेफ्टी स्टॉक जहां पर है वहां पर भी नहीं आएगा। अभी सेफ्टी स्टॉक क्या होता है ये आने वाले समय में अपन समझ जाएंगे, अभी मालूम नहीं अपने। और बोलो, पूछो, पूछो, कुछ तो पूछो। नहीं पूछते? बहुत हो गया। 2.5 करना है, 4 हो गया ना? चलिए, तो अच्छे से समझ गया, इसमें कोई डाउट है? ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मतलब इसके पहले वाले भी आते हैं, बट कभी एग्जाम को अच्छा, इसमें एक और पार्ट बचा ना भाई, कंप्यूट इफ देर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। अब एग्जामिनर ने क्या किया, बोले इतना बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट को नहीं जमा, मान लो नहीं जमा, तो फिर उसने आपको एक ऐसा थोड़ा सा बिस्कुट दे दिया कि बोले ये नहीं आता तो जान दो, सेकंड तो करो। सेकंड तो कितना सिंपल है ना। सेकंड में क्या बोल रहा है, कंप्यूट ईओक्यू इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट एंड द प्राइस पर टन इज 5250। मतलब क्या बोल रहा है वो, सीधा सीधा प्रॉब्लम है। ए 500 है, सेकंड पार्ट देखिए,
ए 500 है, कॉस्ट कितनी है 5250 है, और क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं मतलब 6250 है, और यो क्यों निकालने को बोला है, निकलता है ना। आई कितना है 0.25% ऑफ 5250, 5250 इंटू 0.25, तो 1312.50। फिर फॉर्मूला क्या है बोलो, यू क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2 AO अपॉन आई 1312.50, यानी एकदम सिंपल कर दिया। बोले चलो तुमको 2 मार्क तो देना चाहिए हमने कम से कम, नहीं बाकी जमा तो, इसलिए उसने वो कंसोलेशन प्राइस डाला हुआ है। तो 2 into 500 into 6250 डिवाइडेड बाय 1312.5 अंडर रूट, तो कितना आता है 69 टन्स। फिनिश। अब इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने के बाद ये फालतू चीज पूछने में कोई मतलब ही नहीं ना, है ना। लेकिन पूछ लिया, इसलिए बोले बच्चे के ये नहीं आया मान लो, तो ये तो आएगा, 2 मार्क तो दे देंगे हम उसको बेचारे को। अब ये 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसको लिंक मत करना। तो आप बोलेंगे उधर 300 आ रहा था, इधर 69 क्यों आ रहा, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़े। हम्म, अभी आगे है इन्वेंट्री लेवल्स। आपके मटेरियल थोड़ा बताना, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नहीं है ना उसमें भी, इन्वेंट्री लेवल ही है ना। हाँ ठीक है चलो। अब ये इन्वेंट्री लेवल यानी क्या होता है, पहले ये समझ लो आप। आपके घर में कुछ काम करते क्या, आपके नहीं करते, आटा पिसाने जाते कि नहीं चक्की पे, जाते ना। हम्म, अब देखो आपके घर में आटा पिसा के लाते, रोज रोटियां बनती है सुबह शाम। अब आपकी मम्मी आपको बताती होंगी कि भैया वो डब्बा निकाल के रखा है गेहूं का, पिसा के लाना। तो उस समय आपको मम्मी बताती है क्या कि पूरा खत्म हो गया, या एक्चुअली पूरा खत्म हो गया आटा, कंप्लीट खत्म हो गया, और बाद में आपको बोला कि जाओ लेके आओ, ऐसा होता क्या, नहीं क्या होता है, मम्मी को पता है कि भैया उसको आज बोलेंगे तो वो 2-3 दिन में लाएंगा, पता है ना। तो आज बोले तो नहीं आज मेरे काम है, कल क्या नहीं वो दोस्त के साथ जाना है, फिर संडे को दिखूंगा, फिर मंडे को, ऐसे 2-3 दिन आगे पीछे हो जाते। फिर जब मनी मम्मी डांटती है कि भाई देख अभी आज कुछ भी करके तू लेके आ, नहीं तो फिर शाम को सिर्फ खिचड़ी खानी पड़ेगी, तब फिर अपन जाते, या एक आध दिन खिचड़ी खा भी लेते हैं, बराबर है कि नहीं। मतलब शी इज हाउस वाइफ, शी नोज कि भैया अपने को दिन में 1 किलो आटा लगता मान लो सवेरे शाम मिला के, डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ द फैमिली, तो 1 किलो आटा लगता है मान लो। अब ये आदमी भैया 4 दिन तो लाता नहीं बोलने के बाद, तो क्या करेंगी, जब 4 किलो बचेगा आटा तभी बोल देंगी आटा खत्म हो गया पिसा के लेके आना है। आर यू फॉलोइंग। तो मतलब शी डजंट वांट दैट द लेवल शुड गो टू जीरो, स्टॉक लेवल जीरो होने के बाद नहीं जाते। आर यू फॉलोइंग। वैसे इंडस्ट्री में होता है, यदि आपके टायर खत्म होने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, और फिर वो टायर वाला 8 दिन के बाद भेजेगा, इधर माल भेजा, मोबाइल से तो नहीं आता ना, हेलो SMS जाते मोबाइल से, पैसे भी जाते, टायर तो नहीं आते ना मोबाइल से। तो चेन्नई से टायर आ रहे दिल्ली मारुति वाले के पास, अब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 10-15 दिन लगेंगे उसको। अब वो टायर पूरे खत्म होने के बाद यदि वो ऑर्डर करता है तो 15 दिन टायर आने को लगेंगे, तो उसके कार का प्रोडक्शन ठप हो जाएगा ना। बोले अक्की कार तैयार है लेकिन टायर नहीं लगे हुए इसको, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा उसके बाद सिर्फ टायर ही है क्या, 5,000 अलग अलग टाइप के पुर्जे लगते हैं एक कार बनाने में, 5,000 से ज्यादा, एक कार बनाने में 5,000 से ज्यादा अलग अलग पार्ट्स लगते हैं। कंपनी तो सिर्फ 4-5 बनाती है, इंजन बनाते, गियर बॉक्स बनाते, चेसिस बनाते, बॉडी बनाते, बाकी सब खरीदते हैं। वो जो सामने का कांच खरीदते हैं, वो हैंडल खरीदते हैं, वो सीट्स खरीदते हैं, टायर्स खरीदते हैं, ट्यूब खरीदते हैं, हेडलैम्प सब कुछ खरीदते हैं। तो ये ऐसे 5,000 अलग अलग टाइप के पुर्जे खरीदते हैं। अब कभी एक आइटम खत्म, कभी दूसरा खत्म, कभी तीसरा खत्म। अब 5,000 आइटम है, रोज एक एक भी खत्म हो गया तो साल भर उसकी फैक्ट्री बंद रहेंगी,
हेलो, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या, कि जब उसके पास सफिशिएंट स्टॉक है तभी उसने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए. ही शुड नॉट वेट फॉर जीरो स्टॉक लेवल. ही शुड नॉट वेट फॉर जीरो स्टॉक लेवल, यानी पूरा खत्म होने तक राह नहीं देखना चाहिए. जैसे आप में से कुछ लोग बाहर गांव से आए होंगे. एनीबडी बाहर से आए यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे? सब नागपुर के हैं. अब कहाँ से आप? सिरसी. अब यहाँ पे आपको आगे पिताजी साथ आए होंगे, नहीं होंगे, जो भी है, आपको एडमिशन करा के दिया हॉस्टल में इधर उधर. फिर आपको दिए 2,000 रुपये या 5,000 रुपये दिए, आपको 3,000 रुपये दिए, और बोले अब ये खत्म हो गए कि फोन करना, मैं फिर एटीएम में डाल दूंगा. फिर यहाँ आपको एटीएम कार्ड दे दिया होगा कि आप खर्चा करके निकालते जाओ बस. बराबर है ना? हाँ. अब आपने तो 2,000 रुपये आपकी सारी फीस वीस पे किए, मेस का डब्बा वब्बा रूम का रेंट दे दिया, और ऊपर से आपको पिताजी ने 3,000 रुपये दे दिए. ठीक है. और बोला खत्म हो जाएंगे ना तो बता देना, फोन कर देना मेरे को, मैं वो खाते में पैसे डाल दूंगा. ठीक है. अब हुआ क्या, कि आपने वो 2,000 रुपये 2 दिन में खत्म कर दिए. ठीक ठीक है. क्योंकि पिताजी ने क्या बोला था, खत्म हो गए तो फोन करना. अब फिर 2 दिन के बाद फोन कर दिया आपने कि पैसे खत्म हो गए. अब पूरे 2,000 खत्म कर दिया आपने. फिर पिताजी को फोन किए. पिताजी बोले अरे यार, आज की तो 22 तारीख है, अब रुक, 30 तारीख को सैलरी होंगी, फिर मेरे खाते में जमा होंगी, फिर मैं 2 तारीख को भेजूंगा, तब तक के तो है ही नहीं पैसा. मतलब आपको पता चल गया कि 1 महीना पैसा नहीं आने वाले, या 15 दिन पैसे नहीं आने वाले. तो आप अगले टाइम से क्या करेंगे, कि आपके महीने का खर्चा यदि 4,000 रुपये है, तो जब 2,000 बचते हैं खिस्से में, तभी बोल देंगे पिताजी को पैसे खत्म हो गए. बोलेंगे कि नहीं? अतः वो बराबर 15 दिन में आएंगे, तब आपके पास के पैसे तब तक पूरेंगे, नहीं तो चाय पीने के लिए पैसे नहीं बचेंगे. बराबर है ना? तो मतलब व्हेन टू प्लेस ऑर्डर, पहला क्वेश्चन था हमारा, हाउ मच टू प्लेस ऑर्डर और ईओक्यू. पहला क्या था, हाउ मच टू प्लेस द ऑर्डर और ईओक्यू. दूसरा क्या है अभी क्वेश्चन, अनदर पर्टिनेंट क्वेश्चन इज व्हेन टू प्लेस ऑर्डर. ऑर्डर कब प्लेस करना, कब मतलब हमारे पास कितने यूनिट बचेंगे तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. जैसे मम्मी ने ऑर्डर प्लेस किया आटा चक्की पे जाने का, कब, जब 2 किलो आटा बचा, तभी बोल दिया चाहो आटा पिसा के लाओ. आर यू फॉलोइंग? तो वैसा इंडस्ट्री में हर एक आइटम के लिए वो निकाल के रखते हैं कि कब कब ऑर्डर प्लेस करना, मतलब कितना स्टॉक बचने से ऑर्डर प्लेस करना. उसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल. क्या बोलते हैं? ROL, रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइप का आइटम, स्पेयर पार्ट बोलो, रॉ मटेरियल बोलो, वो हमारे पास कितने यूनिट बचेंगे तभी हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर. एक है लीड टाइम. अब लीड टाइम की डेफिनेशन है, लीड टाइम, LT बोलते हैं उसको शॉर्ट में, LT, लीड टाइम. लीड टाइम का मतलब होता है टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स इन योर गोडाउन. मतलब ऑर्डर प्लेस करने के बाद कितने समय में हमारे पास माल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम. आर यू फॉलोइंग? जैसे मान लो मारुति उद्योग लिमिटेड दिल्ली में है, अब उनको टायर्स खरीदने हैं, मान लो टायर चेन्नई से खरीदते हैं, तो चेन्नई से दिल्ली माल आने में कितना समय लगेगा ऑर्डर प्लेस करने के बाद? तो ट्रक को आने को 6-7 दिन लगते हैं, तो 1 दिन ज़्यादा पकड़ लो, तो 7-8 दिन लगेंगे, तो 8 दिन ये हो गया लीड टाइम. आर यू फॉलोइंग? अब कुछ आइटम वो बाजू से खरीदते होंगे, बाजू में फैक्ट्री होंगी, उसको आज बोला कि कल भेज देता हूँ, तो वो उसके लिए लीड टाइम 1 ही दिन हो गया. हो गया ना? तो लीड टाइम अलग अलग आइटम कहाँ से खरीदते, उसके ऊपर डिपेंड है. समझ रहे हैं ना? जैसे आपको घर में जो भी किराना चाहिए, ये भी चाहिए, तो आजकल तो ऐसी सुविधा है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दो तो वो शाम तक आ जाता. तो फिर भी 4-5 घंटे तो लेता ही है वो, कि नहीं लेता है? लेता है. मान लो आटा खत्म हो गया, अब ऑर्डर कर लिया, भैया अब 2 किलो आटा भेज दे, अब आ जाएगा 5 घंटे के बाद, तब तक के शाम के खाने का टाइम हो जाएगा. तो पाँच, कम से कम 5 घंटे का आटा तो रखना चाहिए, प्रोवाइडेड यू ईट दैट रेडीमेड आटा. अब जिनके घर में रेडीमेड आटा खाते होंगे, प्लीज नोट, रेडीमेड आटा नहीं खाना चाहिए. रीजन मालूम है आपको?
जो आता है ना आशीर्वाद आटा और बड़े बड़े ऐड आते हैं टीवी पे, ये सब बेकार है, बोगस। क्यों है मालूम है आपको? आप घर में अपना गेहूं अच्छे से अच्छे क्वालिटी गेहूं लाइए, पिसाइए, रखिए, महीना भर रखिए, तो उसमें बारीक बारीक जर्म्स तैयार हो जाते हैं, इल्ली बोलते हैं ना उसको, ऑटोमेटिक तैयार होती, खराब हो जाता, वो 15 दिन 1 महीने में खराब हो जाता घर में पिसा हुआ आटा। अब इनका आटा 1 1 साल चलता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो, लिखता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अपने घर का शुद्ध आटा 1 महीने में खराब हो जाता, और उनके उनका बनाया हुआ 6 6 महीने चलता। कैसे क्या? भयंकर प्रिजर्वेटिव रहते, भयंकर प्रिजर्वेटिव रहते। तो वो प्रिजर्वेटिव सब अपने पेट में जाते हैं, एंड दे क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीजेस लाइक कैंसर एंड एवरीथिंग। तो इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। पिज्ज़ा आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, घर में आप जो है सब्जी, रोटी लीजिए, उसके ऊपर सब्जी डालिए और एक थाली में रख दीजिए, थाली में भी फ्रिज के बाहर, उसके ऊपर एक दूसरी थाली ढक के डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए। दूसरे दिन सवेरे उसको बासा था कि नहीं आता, उसका पिज्ज़ा लीजिए और रख दीजिए बाहर, वही तो है ना भैया, वही है, गेहूं का आटा और उस पर कुछ चीज वीज क्या क्या लगाया हुआ है, वही है। रखो टेबल के ऊपर, ढक के रखो, 10 दिन भी रखेंगे तो बास नहीं आता उसको। क्यों नहीं आता? प्रिजर्वेटिव, भयंकर प्रिजर्वेटिव रहते हैं। तो ऑल पैकेज फूड्स इंक्लूडिंग बिस्किट, 1 1 साल उसकी एक्सपायरी डेट रहती है। यह सब में इतने प्रिजर्वेटिव रहते हैं कि दे प्रिजर्व द फूड एंड दे किल अस। तो इसलिए जितना हो सके उतना घर का ही खाना खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों को समझ में ही नहीं आता, कुछ भी खाते रहते हैं। और ये पिज्ज़ा और ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, डोमिनो और क्या क्या, KFC एंड ऑल दैट, इनका तो पता नहीं है आपको। ये वो जो चिकन विकन करते हैं ना वो लोग, वो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड चिकन है, वो चिकन है ही नहीं। हेलो, सेल, बायोलॉजिकल सेल कल्चर करते लेबोरेटरी में, उससे चिकन मटन बनाते हैं और उसको डालते हैं पिज्जे में। तो ये सब भयंकर है, तो ये इससे बचना चाहिए। चलो, तो मुझे कहना है लीड टाइम मतलब क्या? तो टाइम गैप बिटवीन, क्या है, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स, इसको बोलते हैं लीड टाइम। तो लीड टाइम जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका ऑर्डर जल्दी प्लेस करना पड़ेगा। जल्दी मतलब ज्यादा यूनिट्स अपने पास रहेगी तभी ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? और यदि आपको जल्दी से मिलता है, जैसे इनको बोले कि भाई आटा पीसा के लाओ, तो ये तुरंत निकलते हैं, तो फिर मम्मी विल नॉट बी वरीड, वो एक दिन का भी है तो काफी है उनके लिए, या एक टाइम का भी है तो तभी ऑर्डर प्लेस करेंगे। जिन पता चला 4 4 5 5 दिन जाते नहीं भैया, तो वो उसको 3 4 किलो जब है तभी ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हैं? मतलब लीड टाइम ज्यादा है तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा रहेंगे तभी ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन लीड टाइम यदि कम है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम बचेंगे, तब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मतलब आपकी लेवल कम रहेंगी स्टॉक की तब भी चलेगा। ये बात समझ रहे हैं आप? दूसरा है कंजम्पशन रेट। जैसे हमने मान लिया था कि इनके घर में रोज 1 किलो आटा लगता है, ऐसा मान लिया था, तो इसलिए, और ये 4 दिन जो है, ये 4 दिन लाते नहीं, तो 4 किलो जब आटा बचता है तभी उनकी मम्मी बोलती है, ऑर्डर प्लेस करती है, रीऑर्डर लेवल। लेकिन मान लो इनके घर में ज्यादा मेंबर है, 2 किलो आटा लगता पर डे, और ये 4 दिन लाते ही नहीं, तो 4 × 2, जब 8 किलो बचेगा तभी मम्मी बोलेंगी कि आटा खत्म हो गया, पिसा के लाओ। मतलब रीऑर्डर लेवल दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन से दो चीजें? कौन से दो चीजें? लीड टाइम एंड कंजम्पशन रेट। कंजम्पशन रेट मतलब कितना पर डे या पर मंथ या पर वीक आप कंज्यूम करते हो प्रोडक्शन के लिए। ये घर की बात नहीं है, अभी अभी प्रोडक्शन की बात इंडस्ट्री में। ठीक है? तो आपकी रीऑर्डर लेवल विल डिपेंड बेसिकली ऑन टू थिंग्स। कौन से दो चीज? लीड टाइम एंड कंजम्पशन रेट। लीड टाइम इन्हें क्या होता है? टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स इन अवर फैक्ट्री और गोडाउन। और कंजम्पशन रेट मतलब आपका पर डे या पर वीक उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना है। आर यू फॉलोइंग?
and the consumption will depend upon production. Consumption will depend upon production. अब आप मान लो पर डे आप 100 कार्स बनाते हो, 100 कार्स पर डे बनाते हो, तो आपका टायर का कंजम्पशन पर डे क्या होगा? 500 टायर्स पर डे कंजम्पशन होगा। लेकिन हेडलैम्प का कंजम्पशन कितना होगा? 200, क्योंकि एक कार में 2 हेडलैम्प लगते, 100 कार बना तो 200 हेडलैम्प सफिशिएंट है। समझ रहे ना? तो दिस इज कंजम्पशन रेट। अब प्रोडक्शन जो है वो 100 कार हम बनाने का डिसाइड किए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम रोज 100 ही बनाएंगे। कि जरूरी है? नहीं है। जैसा हमारा ऑफ टेक है, ऑफ टेक मतलब जैसे सेल है, उसके हिसाब से हम कम ज्यादा करेंगे ना। जैसे गोडा भाई देखो, कार रखने के लिए जगह कितनी लगती, मतलब मारुति उद्योग मान लो रोज के 2000 कार बनाता, तो 2000 कार रखना पड़ेगा ना उसको, कितना बड़ा ग्राउंड लगेगा। तो उसके हिसाब से डिस्पैचेस भी होना उसके। तो यदि कम ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन भी कम ज्यादा करेगा ना वो। देखा कि भैया ग्राउंड में रखने को जगह ही नहीं है अभी, तो बोले ऐसा करो 100 की जगह 50 ही बनाओ, करेगा ना वो। या फिर दिवाली दशहरा आ गया, लोग फटाफट गाड़ियां ले रहे हैं, तो बोले और ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो फटाफट डिस्पैच करो, प्रोडक्शन भी बढ़ाओ। तो ये नॉट नेसेसरी कि 100 है ना रोज 100 ही बनाएगा, कभी ज्यादा बनाएगा, कभी कम बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, वी लुक इनटू द पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड हम लेते हैं और उसमें से निकालते हैं कि हाउ मच वाज मिनिमम कंजम्पशन रेट, हाउ मच वाज मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, एंड हाउ मच इज द एवरेज कंजम्पशन रेट। यानी 3 रेट निकालते हम। कैसे कैसे 3? मिनिमम कंजम्पशन साल भर में कितना रहा पर डे, और मिनिमम और मैक्सिमम कितना रहा, और एवरेज कितना रहा। तीनों पास डेटा से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो ऐसे 3 एस्टिमेट निकालते कंजम्पशन रेट के। वैसे लीड टाइम, चेन्नई से टायर बुलाने हैं दिल्ली को, तो ऐसे ट्रक को आने में कुछ 8 दिन लगते हैं, तो कम से कम 8 दिन मिनिमम। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई बारिश है, कभी कुछ है, तो क्या होता है, ट्रक धीरे चलते बारिश में, कभी एक आधा पुलिया गिर जाता, कभी एक आधे पुलिया ऊपर से पानी जाता तो रुकना पड़ता। तो ऐसे अनेक कारणों की वजह से कभी कभी 12 दिन भी लगते हैं उसको, और जनरली वो 10 दिन में आता है। जनरली मतलब एवरेज। ये भी हम पास रिकॉर्ड निकालेंगे कि ऑर्डर प्लेस कब किया, माल कब आया, ऑर्डर प्लेस के किया कब, उसमें से कम कितना है, ज्यादा ज्यादा कितना है, और एवरेज निकालने का तो आता ही है स्टैटिस्टिक्स से आपको। ठीक है। तो ऐसे 3 टाइम एस्टिमेट निकालेंगे हम लीड टाइम के, कि मिनिमम लीड टाइम कितना, मैक्सिमम लीड टाइम कितना, एवरेज लीड टाइम कितना, और मिनिमम कंजम्पशन रेट कितना, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कितना, और एवरेज कंजम्पशन रेट कितना। और इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमें ऑर्डर कब प्लेस करना है। तो अब मान लो कि ये आपका लीड टाइम है 8, 10, 12, और मिनिमम कंजम्पशन रेट मान लो आपका 100 यूनिट्स पर डे है, मैक्सिमम है आपका 180, या फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 200 कर लेता हूं मैं, 200, और एवरेज में है मान लो 150 यूनिट्स पर डे। ये समझा आपको क्या है? तो हमने डेटा दिया आपको कि मिनिमम हमको 100 यूनिट पर डे लगता ही है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री बताती कि 200 से ज्यादा नहीं लगे, और एवरेज में 150 लगता है पर डे। और इधर लीड टाइम 8 दिन कम से कम, मैंने ऑर्डर प्लेस करने के बाद माल आने में कम से कम 8 दिन लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पास डेटा बताता है 12 दिन लगते हैं, और एवरेज में 10 दिन लगते हैं। अब आपको बताना है कि हमें ऑर्डर कब प्लेस करना है, मतलब हमारे पास कितने टायर्स बचने के बाद, यानी कितने यूनिट्स बचने के बाद हमने ऑर्डर प्लेस करना है, ये आपको बताना है। बताओ, आपके सामने फिगर्स है, बोलो। कुछ सवाल समझा कि नहीं? आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कितने यूनिट्स हमारे पास बचेंगे स्टॉक में, तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। बोलो, सोचो ना, गलत हुआ तो कोई पेनल्टी थोड़ी ना है। 2400, मतलब इनका कहना है कि जब हमारे पास 2400 यूनिट्स बचेंगे स्टॉक में, बैलेंस, तभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब किसी का कोई अलग आंसर है तो बताइए। एनीथिंग एल्स?
2400। सोचो। 1500 यूनिट्स। और कोई? और कुछ? अब देखो, अपन पहले 1500 चेक करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास 1500 यूनिट बचे। अब ये मैं ऐसा हाथ क्यों कर रहा हूँ? पहले 10,000 यूनिट थे, फिर धीरे धीरे कंजम्पशन होके 1500 पे आ गया, और इन्होंने बोला कि जब 1500 बचेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर देना। तो 1500 बचे, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब माल कितने दिन में आना चाहिए? कितने दिन में आना चाहिए? 10 में आ जाएगा। वो तो एवरेज है। हो सकता है 12 भी लगे, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है 12 दिन लग सकते हैं, तो मान लो 12 दिन लग गए कभी। अच्छा, पर डे कितना कंजम्पशन होगा? कितना होगा? 150 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। यू थिंक ऑफ वर्स्ट। यू थिंक ऑफ वर्स्ट। मान लो 200 यूनिट कंजम्पशन हुआ हमारा, तो क्या होगा? आपको 2400 यूनिट लगेंगे, लेकिन आपके 1500 यूनिट पूरेंगे नहीं। यानी आप 200 यूनिट करेंगे, तो 1500 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे, तो 7.5 दिन में खत्म हो जाएगा। होगा ना? फिर 2.5 दिन प्रोडक्शन बंद रहेगा आपका, कि नहीं रहेगा? तो हमें क्या करना है? रोटी तो बनानी है ना। ऐसा नहीं कि आटा खत्म हो जाए तो भूखे रखेंगे घर के लोगों को। मतलब प्रोडक्शन हमारा रुकना नहीं चाहिए। प्रोडक्शन हमारा रुकना नहीं चाहिए। तो यदि आप 1500 यूनिट रखते हो और रोज का कंजम्पशन आपका 200 हो जाता है, मान लो खुदा न खास्ता, तो आपका 7.5 दिन में माल पूरा खत्म हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएंगे, और फिर माल आने तक के आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम 2400 यूनिट रखना चाहिए। क्यों? तो वर्स्ट क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लग सकता है? 12 दिन। उन 12 दिनों में हमारा कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 200 पर डे। इसका मतलब हमें इन 12 दिनों में 2400 के ऊपर यूनिट्स नहीं लगेंगे। मतलब हमारा प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा, प्रोडक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा। यानी हमने एज अ सेफ्टी साइड 2400 यूनिट जब हमारे पास स्टॉक बचेगा, तभी ऑर्डर प्लस करना है। हाँ, फिर वो भले ही माल 10 दिन में आ जाए, 8 दिन में आ जाए, भले ही हमारा कंजम्पशन कम रहे, तो हरकत नहीं, हमारे पास स्टॉक पड़ा रहेगा। जैसा इनके मम्मी ने 2 किलो जब आटा है तभी बोल दिया चक्की पे जाओ, अब ये चले गए, उसी दिन चले गए, तो ठीक है ना, तो थोड़ा बचा रहेगा आटा खत्म होने तक। बोले ऐसे बोलेंगे मम्मी काय को रे जल्दी गया, जल्दी तो जनरली तो 4 दिन में जाता है, आज काय को जल्दी गए? तो जनरली माल 12 दिन में आता है, लेकिन कभी 8 दिन में आया तो कोई हर्ज है क्या? हाँ, लेकिन 12 दिन के ऊपर लग गया तो प्रॉब्लम आएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। 200 यूनिट के ऊपर कंजम्पशन होगा तो स्टॉक आउट होगा। लेकिन हमने पास डेटा देखा है ना, मैक्सिमम 200 के ऊपर लगता ही नहीं कंजम्पशन, 12 दिन के ऊपर टाइम लगता नहीं, इसलिए हमने निकाला 2400। तो इसको बोलते ROL। ROL यानी क्या? रीऑर्डर लेवल। अब देखिएगा ये कैसा निकाला अपन ने रीऑर्डर लेवल। ROL इज इक्वल टू क्या लिया हमने? मैक्सिमम लीड टाइम लिया मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले सारे कॉमन सेंस से बनते हैं, मैं बार बार बताता हूं। अब देखिए, हाउ मच इज द मैक्सिमम लीड टाइम? 12 days। हाउ मच इज द मैक्सिमम कंजम्पशन रेट? बोलो। सारे फिगर आपके सामने। 200 यूनिट्स, मतलब 2400 यूनिट्स। ये आपका होगा ROL, रीऑर्डर लेवल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हेन टू ऑर्डर। तो इस पर्टिकुलर आइटम का जब जब हमारा इन्वेंट्री लेवल 2400 पे आ जाएगा, तभी हम सप्लायर को ऑर्डर कर देंगे, भैया नेक्स्ट कंसाइनमेंट भेज। कितने यूनिट का भेजना है? EOQ जितना है उतना भेजना है। पढ़े ना अपन? तो EOQ मतलब हाउ मच टू ऑर्डर, ROL मतलब व्हेन टू ऑर्डर। समझा है?
व्हाट इज द पॉइंट अंडरलाइनिंग दिस? प्रोडक्शन शुड नॉट हैम्पर, यानी किसी एक आइटम की वजह से पूरा प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। आप सोचिए 5,000 आइटम है रॉ मटेरियल के, स्पेयर पार्ट के, और साल भर में दिन कितने होते हैं? 365। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो 13 आता रोज। तो 13 नहीं तो रोज एक एक दो दो आइटम भी खत्म होते गए आपके, तो आपकी कार रास्ते पे आएंगी ही नहीं। कभी स्टीयरिंग व्हील नहीं, कभी हेडलैम्प नहीं, कभी सीट नहीं, कभी टायर नहीं, कितने प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हर आइटम का ध्यान रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री और स्टोर्स मैनेजमेंट। और जो कोर्स अपने को है, इसके ऊपर 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट, जो इंजीनियर लोग करते हैं, और बाद में वो स्टोर्स या परचेस डिपार्टमेंट में नौकरी लगती है उनको, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नौकरी लगती है। बहुत बड़ा साइंस है ये, और हमको एक चैप्टर में गुंडाना है पूरा। समझ रहे हैं क्या? तो आप, यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी कि भाई एक प्रोडक्शन कंपनी में कितना इंपॉर्टेंट है। हर आइटम का ईओक्यू निकालना पड़ेगा। 5,000 आइटम है तो 5,000 आइटम के अलग अलग 5,000 ईओक्यू होंगे। फिर 5,000 आइटम के अलग अलग आरओएल होंगे, क्योंकि अलग अलग सप्लायर होंगे, अलग अलग जगह से माल आएगा। तो ये सबका कंट्रोल रखना, ये सबका आरओएल मार्क करना, और सिर्फ मार्क करके नहीं, जब आइटम उतना बचेगा तभी ऑर्डर प्लेस करना, किया कि नहीं देखना। और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो सामने वाला माल भेजता है जरूरी नहीं है। हेलो, सामने वाला माल भेजता जरूरी नहीं। जैसे मान लो आपकी शादी है, आपने वो टेलर को बोल दिया भैया शादी है, फिर बोले सूट सिलाने का है, फिर मेजरमेंट वगैरह ले लिया, ठीक है, फिर वो डेट देता है। मान लो आपकी शादी है 10 को, अभी आने वाला 10 सितंबर, 10 सितंबर, उसने डेट दिया 9 सितंबर, सूट सिलाना है शादी का, डेट दिया 9 सितंबर। आप क्या बोलेंगे उसको? अरे भैया 10 की शादी है, 9 को देंगे तो कैसा होगा? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम 10 सितंबर को शादी है तो उसको 1 सितंबर बोल दे देते। वो थोड़ी ना कार्ड देखता। हम क्या बोलते हैं उसको, 1 सितंबर को शादी है, कब देता बता। तब वो बोलता ठीक है, मैं आपको 25 अगस्त तक के दे दूंगा। बराबर है। अब 25 अगस्त तक के आप एक बार भी नहीं फोन करोगे तो फंस जाओगे। तो फिर आप क्या करेंगे, 23 अगस्त को फोन करेंगे, हो गया करे वाह, बोले हाँ होता ना होता, हो रहा हो रहा हो रहा। मतलब क्या है कि सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर दो तो हो गया, ऐसा नहीं है, इतना थोड़ी आसान है चीजें। तो आपको बार बार उसको फॉलो अप करना पड़ता, नहीं करना पड़ता? फॉलो अप करना पड़ता, भाई हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, कब तक आ गया, कब तक आएगा। तो 10 दिन में माल आता मतलब अपने आप आ जाएगा ऐसा नहीं। जैसे ऑर्डर प्लेस कर दो 2-4 दिन में, अरे भैया कहाँ तक आ गया हमारा ऑर्डर, फिर बोलते हाँ भेज रहा हूँ ना, भेज रहा हूँ ना, भेज रहा हूँ। फिर 10 दिन हो जाते माल आता नहीं, तो फिर हम थोड़ा सा गैस पे आ जाते, फिर बोलते अरे 10 दिन हो गए ना यार, आया नहीं ना अभी। हाँ बोले अब बस ट्रक में चढ़ा रहा हूँ। अच्छा, फिर पूछो उसको ट्रक नंबर क्या है? नहीं ट्रक आने का है। अरे ट्रक में चढ़ा रहा हूँ बोल रहा, ट्रक आने का है। समझ रहे क्या? ये सारे प्रॉब्लम्स है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं नए मैनेजमेंट के हिसाब से? लॉजिस्टिक्स, मतलब वही ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, बस कुछ नहीं। समझ रहे? तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है ये। और यू विल नॉट बिलीव, when I was working in WCL, there were 100 officers who were working only in stores department, materials department। 100 ऑफिसर सिर्फ ये सब देखने के लिए। तो इतना भयंकर कार्यक्रम रहता है ये। तो अपने को तो ये एक चैप्टर में निपटाना है। फिर भी मैं आपको मैक्सिमम आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें अब ये सारे इसमें से इतना ध्यान रखना है, आर ओ एल इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। क्यों आया वो मुंह पे ने पूरा एक्सप्लेन किया, अब बार बार नहीं करूंगा। फार्मूला कैसा है समझ गया? पक्का? चलिए, अब ये कंजम, ये प्रॉब्लम है, देखो इलस्ट्रेशन। आपको ये डेटा दिया हुआ है, क्या दिया है डेटा देखो। लीड टाइम LT, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम इन डेज, 5 दिन 8 दिन 12 दिन। कंजम्पशन रेट केजी पर डे 40 50 70। ठीक है। अब हमारा ऑर्डर क्वांटिटी है 2,000 किलो। अब एक समझिए,
Order quantity may be EOQ, may not be EOQ. Order quantity is order quantity. It may be EOQ, it may not be EOQ. कारण बता देते हैं आपको. सपोज आप सीए हो गए, कोई कंपनी में लग गए, फिर आपने EOQ निकाला, वो आ गया 11 टन. फार्मूला मालूम है, अंडर 2A वो अपन आए 11 टन. फिर आपने सप्लायर को फोन किया कि अरे भैया 11 टन माल भेजना, बम्बई का सप्लायर है, 11 टन माल भेज देना. सप्लायर बोलता साहब एक ट्रक में 10 ही टन आता है. क्या बोलता है वो? साहब एक ट्रक में 10 ही टन आता है. तो तुम बोलेंगे भैया सीए मैं हूँ कि तू है? नहीं, बोले आप है. तो भाई बोला ना 11 टन भेज, 11 टन भेज. भेज देंगे. क्या करेगा वो? एक ट्रक में 10 टन, दूसरे ट्रक में 1 टन. तो आपको क्या होगा? 11 टन के लिए 2 ट्रक का भाड़ा देना पड़ेगा. और होगा क्या आगे? आपका जो मालिक है भगा देंगे आपको, बोले यू आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. मतलब क्या? बोले कहाँ गया ईओ की फिर? अरे भाई, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है जो हम एकेडमिकली पढ़ते हैं, दे डू नॉट टेक द डिसीजन देमसेल्व्स, दे हेल्प अस टू टेक द डिसीजन. मतलब जब EOQ 10 टन 11 टन आता है लेकिन ट्रक की कैपेसिटी 10 टन ही है, तो हमें हमारा EOQ बाजू में रख के 10 टन बुलाना पड़ेगा. हेलो, समझ रहे क्या आप? ठीक है. क्योंकि नहीं तो करके देखो 10 टन के लिए और 11 टन के लिए, 11 टन के लिए भयंकर कॉस्ट आएंगी कि 2 ट्रक आएंगे ना उसके. समझ रहे कि नहीं? तो फिर बोले EOQ को फालतू हो गया. फालतू नहीं हुआ. 10 पे कैसे पहुंचे आप? EOQ 11 निकाला, लॉजिस्टिक देखा 10 का है, या दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे आप. आपको उसको बोलेंगे भैया 11 टन माल नहीं आता मुझे मालूम है, लेकिन दूसरा ट्रक देखना होलो का बड़ा है ना, वो होलो की कैपेसिटी ज्यादा ही, होलो का ट्रक. हाँ, बोले साहब चलेगा, लेकिन उसको 2,000 रुपये किराया ज्यादा पड़ेंगे. चलेगा, बोले 2,000 ज्यादा दे दे. तो फिर होलो के ट्रक में 11,000 माल आएगा, 11 टन माल आएगा. फिर हम वो 2,000 ज्यादा लगेगा उसके हिसाब से रिकैलकुलेट करेंगे, तो हो सकता है हमारा योग 13 टन आएगा और वो लोगों की कैपेसिटी 15 टन है. तो हम बोलेंगे ठीक है, वो लो से भेज 13 टन, 11 मत भेज अब. तो ये सब क्यों हो रहा है? योग की वजह से. मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो बेकार नहीं है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है. दैट्स वाई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस काउंट्स. आर यू फॉलोइंग? इसलिए जो मैनेजर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनका अनुभव इसलिए काउंट करता है कि उनको तो दोनों चीज मालूम होना चाहिए. सिर्फ अनुभव से नहीं चलता, उसको EOQ भी मालूम होना चाहिए, साइंटिफिक भी मालूम होना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकली कैसा लगाना वो भी मालूम होना चाहिए. तो जो सारी चीजें हम पढ़ते हैं कॉस्टिंग में, फिर उसमें बाद अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये सारी चीजें एज इट इज अप्लाई नहीं होंगी. इसको आपको गिवन सिचुएशन में डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिस्टिक मॉडिफाई करना पड़ेगा. दे विल हेल्प यू टू कम टू द राइट डिसीजन. ये बात समझ रहे हैं आप? चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया ऑर्डर क्वांटिटी 2,000. तो ये EOQ होंगी नहीं तो नहीं होंगी, हमें कुछ नहीं करना है. वो बोल रहा है 2,000 बुलाना है, बुला दे. फिर मिनिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस 2 डेज. ठीक है, तो ऐसा आपको डेटा दिया है. अब आपको निकालना है ROL. निकालते आएगा क्या? ROL क्या है फॉर्मूला हमारा? बोलो ना. मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट. अब मैक्सिमम लीड टाइम कितना दिया है? 12 डेज. पूरा लिखो, 12 डेज. मैक्सिमम कंजम्पशन रेट क्या है? 70 kg पर डे. तो 12 84, 840 किलो. ठीक है, समझा है? अभी 840 किलो का मतलब क्या है कि हमारे पास स्टॉक रहेगा. स्टॉक लेजर बनाते ना अपन, फिर उसमें ओपनिंग बैलेंस, परचेसेस, फिर इश्यू, क्लोजिंग बैलेंस. जब जब इश्यू करते हैं तब तब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं. तो जब हम देखेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस 840 kg है, उसके नीचे गिर गया, तो हम क्या करेंगे? तुरंत ऑर्डर प्लेस करेंगे कि भैया नेक्स्ट कंसाइनमेंट 2,000 किलो का भेज, नेक्स्ट कंसाइनमेंट 2,000 किलो का भेज. ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कितना होगा? 70 होगा पर डे, और 12 दिन मैक्सिमम लगेंगे. तो 840 यूनिट खत्म. अब हमारे पास 840 बचे हैं, वो खत्म होते होते हमारे पास माल
आ जाएगा, ताकि हम स्टॉक आउट से बचेंगे। स्टॉक आउट मतलब प्रोडक्शन के लिए माल ही नहीं बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझा है? आसान था। वेल, इसको कितने मार्क मिलेंगे? 1 मार्क। तो करना क्या है आपको? ROL इज इक्वल टू फार्मूला लिखना, वैल्यू डालना, आंसर निकालना है। क्या सिंपल है कि नहीं? तो आज इतना ही, क्योंकि 2 मिनट बाकी है। आगे का बहुत है उसमें। ROL के बाद मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी पढ़नी है अपने को। एक ही लेवल से नहीं काम होता, क्योंकि हमने बोल दिया मैक्सिमम 12 दिन। नहीं चाहे 12 दिन में तो क्या करेंगे? ट्रक इच पलटी हो गया उसको तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम है ना? तो क्या बंद रखेंगे क्या हमारी फैक्ट्री? नहीं। तो उसके लिए फिर इमरजेंसी परचेसेस, लोकल परचेसेस, वो सब सारी चीज़ें हमें समझना है। ठीक है? और जितना मैथमेटिक्स एक्यूरेट होता है, A+B² = A²+2AB+B², उतना एक्यूरेट कॉमर्स नहीं होता। हेलो, कॉमर्स उतना एक्यूरेट नहीं होता, उसमें हर चीज़ अलग अलग होती है। तो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट है समझना, उसको परसेप्शन करना। एक ही चीज़ लेके नहीं बैठ सकते कि LT इंटू मैक्सिमम रेट, ऐसा नहीं। तो दिस विल सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। 1 मिनट बाकी है। हेलो, समझ रहे हैं कुछ? ये सब बकवास लग रहा? समझ रहे हैं? काम की चीज इतनी चाहिए, ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। लेकिन ये इसके पीछे ये पूरा बैकग्राउंड है कि ऐसा क्यों, ये समझना जरूरी, ताकि क्या होता, आप कभी जिंदगी में भूलते नहीं। सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले याद करेंगे, वैल्यू डालेंगे, मेरा काम आसान होगा, आपका तो बहुत ही आसान होगा। लेकिन फिर फॉर्मूले रटने पड़ेंगे और कभी भी भूल जाएंगे। और फिर उसको गिवन सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई नहीं करते आएगा। बट इफ यू नो द एंटायर लॉजिक बिहाइंड दिस, देन यू आर एबल टू हैंडल द प्रैक्टिकल सिचुएशन इन अ बेटर वे। चलो आज इतना ही।